युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती आई थी और उसका नाम है ग्रेट डिप्रेशन 1929 1930 1930 में एक वैश्विक मंदी आई थी। उस वैश्विक मंदी ने पूरे दुनिया को तबाह कर दिया था। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, कई लोग आत्महत्या कर लिए, कई देश बर्बाद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग सुसाइड करने लगे। लेकिन उसमें जैसा कि हर चुनौती में होता है, उसमें भी एक नई ट्रेंड निकल करके आई। जिन देशों ने, जिन लोगों ने उस चुनौती से सबक सीखा, वे बहुत आगे निकल गए। और इतिहासकार, अर्थशास्त्री मानते हैं कि शायद अगर द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदी 1929-30 में नहीं आता तो अमेरिका दुनिया का इतना बड़ा शक्ति नहीं होता। लबो लबाब यह है कि उसने दुनिया में अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति बना दिया और पूरा विश्व दो भागों में बट गया, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में सभी कंट्री ऑलमोस्ट रिच थे, अमेरिका, कनाडा, यूरोप पूरा, रशिया वगैरह वगैरह, और साउथ में कंट्रीज डेवलपिंग थे या गरीब थे। बहुत सारे अर्थशास्त्री और बहुत सारे स्टेट्समैन मानते हैं कि वैसे ही वैश्विक जो चुनौती है वो दूसरी बार आई है 2020-21 में, और वो है कोरोना। आप देख रहे हैं कि फिर वो तीसरा वेरिएंट भी आ गया या शायद चौथा वेरिएंट भी आ गया। तो इस चुनौती ने दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन ले आए हैं। जैसे 1929-30 ने अमेरिका को और यूरोप को विश्व की महाशक्ति बनने का मौका दिया। फ्यूचरिस्ट इकोनॉमिस्ट यह मानता है कि इस ग्लोबल पेंडेमिक्स ने, कोरोना ने चीन और इंडिया को दुनिया का महाशक्ति बनने का एक अवसर दे दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जहां दुनिया के बहुत सारे देश अभी इस चुनौती से लड़ ही रहे हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत शानदार तरीके से वापसी की है, चीन ने भी वापसी की है, और ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि यह दोनों देश आने वाले 20-25 वर्षों में बहुत बड़ा शक्ति बनकर के ऊपर जाएगा। तो जब देश आगे बढ़ेगा तो हमारे पास भी संभावना रहेगी, क्योंकि हम देश से अलग तो है नहीं। इसी उम्मीद के लिए, और उसका ट्रेंड शुरू हो गया, हमने एक बार चर्चा की थी, द ग्रेट रेजिग्नेशन, ग्रेट डिप्रेशन के बाद ग्रेट रेजिग्नेशन। लोग अब हिंदुस्तान में, दुनिया में भी और जगहों में, लेकिन हिंदुस्तान में भी टिपिकल माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। टिपिकल माइंडसेट मिडिल क्लास का क्या होता है? पढ़ लिख लिया, नौकरी कर लिया, बच्चों को पढ़ाया, फिर उसको नौकरी लगा दिया। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नौकरी खराब चीज है, लेकिन ये टिपिकल जो मिडिल क्लास माइंडसेट है, उससे लोग बाहर निकल के एंटरप्रेन्योर होना शुरू कर दिए, और इसीलिए इसका नाम दिया गया द ग्रेट रेजिग्नेशन। करोड़ों लोग अपने पुरानी नौकरी को छोड़कर नए अवसर की तलाश कर रहे हैं। इसीलिए आज की इस मीटिंग का जो मैंने नाम दिया है वो है नई क्षितिज, नई आशाएं, नए अरमान, नई उड़ान। ये हमारा नारा है, बैक टू बेसिक्स, व्हाई एंड हाउ। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नए क्षितिज, नई आशाएं, नए अरमान, नई उड़ान। हम लोग इस बिजनेस में यही करने वाले हैं। एक, अगर आप देखेंगे तो अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो जस्ट ए मिनट, ये देखिए, एक जस्ट एक पिक्चर हमने देने की कोशिश की है कि जैसे आसमान में, क्षितिज में लालिमा छाती है, जब सूर्य अस्त होने को होता है तो अपने साथ एक संदेशा भी लाता है। वो संदेशा क्या होता है? वो संदेशा होता है एक नए सूरज के उगने का। तो जो क्षितिज पर, आसमान पर उड़ रहा पक्षी है, वह बेशक अपने घोंसलों में लौटता है, अपने नेस्ट में, अपने घरों को लौटता है, लेकिन वो इस नई उम्मीद, नए होप के सहारे लौटता है कि कल फिर सुबह होगी, कल फिर नया क्षितिज होगा, और कल फिर मेरी नई उड़ान। आइए इसी नई होप, नई होराइजन्स के साथ
हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पहले कि हम लोग चर्चा करें, जिन चीजों पर आज बात होगी उस पर आप जरा एक नजर दौड़ा लें। आप देखेंगे कि ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको आप देखिएगा। कहता है कि इस बिजनेस में प्रवेश, हम लोग सब लोग एमवे बिजनेस में हैं, एवरीबॉडी नो इट, सब लोग हम लोग जान रहे हैं। इस बिजनेस में प्रवेश आशा से होता है, और बेसिकली इस बिजनेस में हम बोलते हैं कि दिस इज ए जर्नी फ्रॉम होप टू फेथ। कई साथी हमारे नए हैं जो पहली बार इस बिजनेस में आए हैं, या फिर सो हो सकता है पहली बार हमको सुन भी रहे हैं। इस बिजनेस में आपका प्रवेश आशा से हुआ होगा, होप से। आप यकीन कीजिए, आप याद कीजिए, जब कभी कोई आपको प्लान दिखाता है तो आपको उस प्लान में शुरू में क्या समझ में आता है यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आपको एक चीज समझ में आता है कि हाँ, इसमें मेरे लिए कुछ होप है, मेरे लिए कुछ उम्मीद है, आशा है, वैसे ही आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए जब कभी भी आप किसी को प्लान दिखाइए तो आप प्लान में कितनी टेक्निकल बातें कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। पैसा कैसे आता है, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान कैसे बताते हैं, कितना अच्छा डेमो बताते हैं, वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज आपके प्लान में जरूर होना चाहिए, जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं उसके लिए आशा, उसको आशा जरूर दिखाइए, उसको उम्मीद जरूर दीजिए कि यस यू कैन डू दिस। और दोस्तों, यही कारण है कि एमवे बिजनेस की जो शुरुआत हुई है और इसका जो सिद्धांत है, प्रियम्बल है, आप लोग सब लोग जानते हैं एमवे बिजनेस का क्या सिद्धांत है। फैमिली, फ्रीडम, होप एंड रिवॉर्ड। परिवार, आर्थिक स्वतंत्रता, आशा और पुरस्कार। एमवे बिजनेस में इसको इसलिए नहीं रखा गया कि ये मात्र स्लोगन है, बल्कि इसलिए रखा गया है कि इसी से इसकी शुरुआत ही होती है। यह बिजनेस बगैर आशा का हो ही नहीं सकता है। किसकी आशा? परिवार का आशा, आपके आशा। इसके पहले कि हम इस पर चर्चा करें, एमवे की स्टोरी आपको जरूर बताएंगे। बहुत लोग इसको सुने भी होंगे, लेकिन बहुत सारे नए साथी हैं, इसलिए एमवे की स्टोरी जानना बड़ी जरूरी है। यह बिजनेस दुनिया के सभी बिजनेस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बेशक इसमें पैसा प्रोडक्ट के कारण आता है, बेशक पैसा वॉल्यूम के कारण आता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इट इज ए पीपल्स बिजनेस। यह लोगों का बिजनेस है, और लोग प्यार से आते हैं, लोग अपनी उम्मीदों के कारण आते हैं, लोग अपने सपनों के लिए आते हैं। तो आइए आपको हम 5 मिनट में इस एमवे बिजनेस की के सफर पर लेकर के चलते हैं। ये कैसे ये शुरुआत हुई, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप इस बिजनेस में किस प्रकार से आए हमको पता नहीं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ आ गए हैं। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत मैं शॉर्ट में बता दूं, 5 से 7 मिनट में स्टोरी में बता देता हूं। ये स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग जानते होंगे, पुराने लीडर्स, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो इसको जरूर जाने। एक किताब है, उस किताब को जरूर पढ़िए, वादे जो निभाने हैं। जॉन पॉल कॉन का किताब है, इफ आई रिमेम्बर द नेम करेक्टली। वादे जो निभाने, चार्ल्स पॉल कॉन, थैंक यू। चार्ल्स पॉल कॉन की किताब है। शुरुआती दौर में हम लोगों ने इसको पढ़ा। इस किताब को जरूर पढ़िए, ये स्टोरी आपको पता चले। मैं ब्रीफ में बता देता हूं क्या। ये बात 1913-14 की है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक व्यक्ति था, उसका नाम था कार्ल लेफ्रेनबॉर्ग। वो अमेरिका से निकल करके चाइना जाता है नौकरी के सिलसिले में। आपको पता है कि चीन उस वक्त गुलाम हुआ करता था, उस पर बहुत सारे मुल्कों का शासन था। तो कार्ल लेफ्रेनबॉर्ग जब वहां गया तो उसने बहुत सारे काम किए। कोलगेट का भी वो सेल्समैन था, बाद में दूध के कंपनी में भी जॉब किया। काम करते करते उसको एक चीज अनुभव हुआ कि जो लोग अपेक्षाकृत गरीब हैं,
जो फल सब्जी का ज्यादा सेवन करते हैं, रॉ मतलब उस तरह के अनाज और सब्जियां ज्यादा खाते हैं, वो अपेक्षाकृत ज्यादा स्वस्थ है बनिस्बत उसके जो बड़ा पॉलिश्ड राइस खाता है, दूध लेता है और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लाइफ। चीन में उस वक्त जैसे इंडिया में कैसे था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो उसी तरीके से चीन में भी जो यूरोपियन और अमेरिकन रहता था उसको रहने का अलग जगह बनाया। तो उसने पाया कि ये लोग तो अच्छे जगह में रहता, अच्छा खाना खाता, फिर भी उतना स्वस्थ नहीं है। ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक क्रांति हुई, संघाई रेवोल्यूशन उसको बोला जाता है। जैसे हिंदुस्तान में कैसे आजादी के लिए संघर्ष शुरू हो गया था 1857 वगैरह, तो संघाई रेवोल्यूशन हुआ और उसमें चीनियों ने यूरोपियंस और अमेरिकन को खदेड़ खदेड़ कर मारना शुरू किया वगैरह वगैरह। तो ये भी बेचारा कार्ल फ्रेडेनबर्ग जो है, ये भी पकड़ा गया। इसको पकड़ के सब लोग जेल में बंद कर दिया। तो जेल में बंद कर दिया तो इसको खाना, जेल में जिस तरह का खाना दिया जाता उस वक्त की बात है, मिडिएवल टाइम्स का, और उसमें भी चाइनीज लोग इस मामले में बड़ा क्रूएल होता है। तो ये बेचारा जान बचाने के लिए जेल के कैंपस में जो घास पत्ती वगैरह रहता था उसको बॉयल करके उसका सूप पीता था। बाद में 1927-28 में यह वापस चला गया, छूट करके जेल से छूटा और अमेरिका वापस चला। जब अमेरिका गया और उसने अपना चेकअप करवाया तो पाया कि तो पहले से ज्यादा स्वस्थ। इसको बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई हमको खाना ठीक से नहीं मिलता था, घास पत्ता बॉयल करके हम खाते थे, फिर हम इतना स्वस्थ क्यों हैं? बड़ा आश्चर्य लगा। तो ये केमिस्ट्री में भी इसको अच्छी जानकारी थी, प्लांट्स के बारे में भी इसको अच्छी जानकारी थी, वर्सेटाइल आदमी थे कार्ल फ्रेडेनबर्ग। तो इन्होंने पाया कि फल और सब्जी में कुछ वैसे तत्व होते हैं जो आदमी को स्वस्थ रखने के लिए बड़ा जरूरी होते हैं, और वो सामान्यतः अनाज में या दूध वगैरह में, मीट मछली में नहीं मिलते हैं। और उसने पता लगाया कि दुनिया में 13 तरह का विटामिन और 11 तरह का मिनरल्स होता है। इंसान अगर उसको सही मात्रा में ले तो कई बीमारियों से वो बच सकता है। और इस तरह से उसने दुनिया का पहला मल्टीविटामिन बनाया और उसका नाम दिया वीटासोल, VITASOL, वीटासोल। हम जब 2019 में अमेरिका गए थे तो न्यूट्राइट के का जो वहाँ हेडक्वार्टर है उसमें उस बीटासोल को रखा गया है, उसको म्यूजियम में। तो बीटासोल बनाए। उसके बाद इनको लगा कि बीटासोल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हम इसको बेचे कैसे? तो ये होम टू होम बेचना शुरू किए, 1 to 1 जाकर के। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि जितना का प्रोडक्ट था उतना ज्यादा इसको खर्चा लग जाता। तो वहीं से इन्होंने डायरेक्ट सेल की शुरुआत की। इन्होंने कहा कि मैं आपको देता हूं, आप किसी और को दीजिए और उसका जो कमीशन होता है वो आप लीजिए। और इस तरह से डायरेक्ट सेल की शुरुआत। और इन्होंने अपने कंपनी का नाम रखा कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी। थोड़ा हम शॉर्ट में बता देते हैं। ये सिलसिला चलता गया और धीरे धीरे इन्होंने इसमें बहुत राइज किया। इस बीच रिच डिवॉस और जे वैन एंडल, ये दोनों दोस्त जो एमवे के फाउंडर हैं, ये दोनों दोस्त थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये लोग जब वापस अमेरिका लौटे, ये लोग यंग थे, तो ये लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये लोगों ने बहुत बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन वो सब फेल कर गए। हम बर्गर का स्टार्ट किया, हेलीकॉप्टर का स्टार्ट किया, इन लोगों ने शिप से यात्रा भी प्रारंभ की, तो वो सब फेल कर गया। टॉय बनाने की फैक्ट्री बनाया, सब फेल कर गया। इसी बीच जो जे वैन एंडल थे, उनके एक चाचा बीमार रहते थे और इनका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था नील मस्कांत। तो नील मस्कांत ये न्यूट्रालाइट का बिजनेस शुरू किया। अब ये न्यूट्रालाइट नाम कैसे पड़ा? कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी नाम अच्छा नहीं लग रहा था, तो कार्ल फ्रेडेनबर्ग खोज रहे थे कि इसका कुछ अच्छा नाम मिले। तो उस वक्त एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, अगर ठीक से नाम है हमको याद है, साइंस रीडर एक मैगजीन आता था, उसमें नाम न्यूट्रालाइट करके एक नाम छपा था। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सम जॉन। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये नाम बड़ा अच्छा, ये नाम हमको दे दीजिए। और इस तरह से 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी का नाम न्यूट्रालाइट हो गया। और इस न्यूट्रालाइट को नील मस्कांत जो जे वैन एंडल का चाचा था या चचेरा भाई था,
वो इसको ज्वाइन कर लिया था। तो उसने कहा कि ये न्यूट्राइट का प्रोडक्ट खाओ ना, बड़ा अच्छा फायदा करेगा। तो जे वैन एंडल के फादर बड़े बीमार रहते थे या चाचा बड़े बीमार रहते थे, उसको जब ये प्रोडक्ट दिया तो बड़ा फायदा किया। फिर लोग निकल गया घूमने के लिए, दोनों दोस्त रिच डिवॉस और जे वैन एंडल। लौट के आया तो देखा कि चाचा बड़ा स्वस्थ है। कहा कि बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है भाई, कैसे हम लोग दे देते हैं किसी को प्रोडक्ट। तो कहा कि तुम लोग भी बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। तो $5 में रिच डिवॉस और जे वैन एंडल ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और बिजनेस चल पड़ा। कुछ ही समय के बाद इन लोगों का 5000 आदमी का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया और बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में जे एंड रिच का सबसे बड़ा बिजनेस था। लेकिन इसी बीच एक घटना घटी, किसी ने केस कर दिया, क्योंकि न्यूक्लाइड के पॉकेट पर लिखा रहता था स्टे हेल्दी, गेट वेल एंड स्टे। तो किसी ने केस कर दिया कि साहब ये तो फूड सप्लीमेंट है, ये तो दवाई है नहीं, तो ये कैसे लिख सकते हैं। वो केस मुकदमा चलने लगा। इसी बीच में कार्ल लेफेरेनबॉर्ग ने 2 आदमी को और हायर किया था, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसका नाम था कैसलबरी और मिटिंगर। इन लोग को हायर किया, इन लोग भी कुछ गड़बड़ी कर दिया और नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल गया और न्यूक्लाइड का प्रोडक्शन बंद हो गया। ये बात है आपको 1953-54 वगैरह। अब बड़ा मुश्किल, अब जेरेच का 5000 आदमी का ग्रुप हो गया। अभी सोच लीजिए हम लोग का 5-10,000 आदमी का ग्रुप है, अचानक से प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाए, कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसी तरह से सबको प्रॉब्लम हो गया। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या किया जाए। तो सब लोगों ने मिल करके जे एंड रिच को कहा कि आप ही लोग शुरू कीजिए। तो इन लोगों ने कार्ल लेफेरेनबॉर्ग के पास गया और कहा कि क्या प्रॉब्लम है आपका, कब सॉल्व होगा। बोला केस मुकदमा हो गया, अभी तो लगता है कि नहीं सॉल्व होगा। तो इन लोगों ने पोछा लगाने का एक मटेरियल बाजार से परचेज किया, उसका नाम था फ्रिस्क, FRISK, फ्रिस्क, जो बाद में LOC हो गया, और उसका बिजनेस करना शुरू किया और इसका बिजनेस बड़ा चल गया। लेकिन जैसे इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया तो कहा कि इसको कौन ज्वाइन कराया था, नील मस्कांत। नील मस्कांत को रिच डिवॉस और जे वैन एंडल ने अपलाइन के रूप में ज्वाइन किया। वही देखिए वादे जो निभाने। उसने कहा कि भाई वो मेरा अपलाइन था, हमको इस बिजनेस में लाया था, इसलिए वो मेरा अपलाइन के रूप में ज्वाइन करे। तो एमवे बिजनेस के इतिहास में ये पहली घटना है कि कोई व्यक्ति अपलाइन के रूप में ज्वाइन किया। तो नील मस्कांत को अपलाइन के रूप में ज्वाइन कराया और इसका बिजनेस चल पड़ा और उसके बाद कई और प्रोडक्ट बनाए। बाद में 1959 में इस कंपनी का नाम इन लोगों ने एमवे रख दिया। एमवे इसलिए रख दिया अमेरिकन वे, क्योंकि उन दिनों क्यूबा वगैरह में साम्यवादी आंदोलन चल रहा था और नई नई फैक्ट्रियां वगैरह बंद हो रही थी। चारों तरफ निराशा का माहौल था। युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद निराशा का माहौल था। तो इन दोनों दोस्तों ने कहा इस निराशा के बादल को छांटना है और हम लोग फ्रीडम के लिए जीते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया एमवे, अमेरिकन वे। बाद में न्यूक्लाइड का केस भी खत्म हो गया और 1974 में न्यूक्लाइड को परचेज कर लिया रिच डिवॉस और जे वैन एंडल ने, और इस तरह से एमवे कंपनी का 1959 में जन्म हुआ और न्यूक्लाइड 74 में इसका एक पूरा एक अंग बन गया। ये स्टोरी बताने का मेरा क्या मतलब है? ये स्टोरी बताने का मतलब है, उस किताब में लिखता है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि रिच डिवॉस और जे वैन एंडल अभी भी फाउंडर एमरल्ड है। यद्यपि अब तो ओनर है, लेकिन दे आर फाउंडर एमरल्ड। उनका 3 लेग अभी भी, तीनों लेग उनका संभवतः क्राउन हो गया होगा। तो हम उसी समय की बात बता रहे हैं। अब सोच करके देखिए, वो एमवे का फाउंडर है और बावजूद इस बिजनेस में, इससे बड़ा होप और आपको क्या मिल सकता है? कोई डॉक्टर जो किसी का हार्ट का ऑपरेशन करता हो और वो स्वयं अपने बेटा का भी हार्ट का ऑपरेशन करता हो, तो आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए कि ये आदमी हार्ट का बढ़िया डॉक्टर। नहीं तो सामान्यतः क्या होता है कि हम तो डॉक्टर हैं, हम हार्ट के ऑपरेशन करेंगे, लेकिन बच्चू जी के कर देंगे, हमारे बेटवा करे होगा तो दूसरा डॉक्टर के ला ले भाई, तो तोरा अपने पर उम्मीद नहीं है। लेकिन यहां सोच करके देखिए कि एक कैसा शानदार बिजनेस है कि जो मालिक है वो भी कर रहा है और उसने नील मस्कांत को अपलाइन के रूप में ज्वाइन कराया। कहता है कि इस बिजनेस में जो वादा, अब सोचिए ना कि हम लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग, आपके जो अपलाइन है आपसे कोई लिखित वादा तो नहीं किया। मान लीजिए गुलशन जी किसी को ज्वाइन कराए होंगे या पांडे जी किसी को ज्वाइन कराए,
तो कोई एग्रीमेंट तो साइन किए नहीं कि थोड़ा तो डायमंड बनाइए कि हम छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी ये अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कितना पाक संबंध हो जाता है, कितना पवित्र रिश्ता कायम हो जाता है कि वो ता जिंदगी चलता है। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल एमवे में है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद। इसलिए इस किताब का नाम ही दिया गया है वादे जो निभाने। इसलिए कहता है यहां पर अपलाइन और डाउनलाइन का वही रिश्ता है जो पवित्र रिश्ता पति पत्नी का मंगलसूत्र की तरह होता है। आप सोच करके देखिए ना, अजय जी ने अन्नू जी को गया में एक चुटकी सिंदूर लगा दिया होगा, पवन जी एक मंगलसूत्र पहना दिए होंगे, रीना को संजीव जी ने एक मंगलसूत्र बांध दिया होगा और जीवन का डोर बना गया। ये वही पवित्र रिश्ता है। इसलिए एक बार इस बिजनेस में कोई आदमी आ जाता है और किसी को नीचे ज्वाइन करा देता है तो आप अपना सारा अधिकार खो देते हैं इस बिजनेस को छोड़ने का। क्योंकि जैसे ये बिजनेस आप छोड़िएगा, आपने धोखा दिया है। और धोखा शब्द जो है ना, वो भगवान के डिक्शनरी में क्षमा योग्य नहीं होता है। इसलिए हमेशा हम लोगों को बोलते हैं इस बिजनेस में कुछ भी कर लीजिए, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी बिजनेस को क्विट करने के बारे में नहीं सोचना। ये स्टोरी बताने का मेरा सिर्फ यही मतलब था कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, पति पत्नी के संबंधों में बहुत तनाव आ जाता है, कभी कभी फैटा-फैटी भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, रात में फिर दोस्ती हो गया, फिर खाए। पवन जी को एक दिन खाना नहीं खिलाए इनके मैडम, तो लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर दोस्ती। ये बिजनेस में ही वही है, ये पाक साफ बिजनेस है। इसलिए कभी भी छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मेरा ये स्टोरी बताने का यही तात्पर्य था। आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा बात करें कि इस बिजनेस को अब हम लोग 2022 में प्रवेश करने जा रहे हैं, कैसे बड़ा करें। क्योंकि हर व्यक्ति जो इस बिजनेस में आया है वह अपने उम्मीदों के बल पर आया है। उसको इस बिजनेस से कुछ उम्मीदें हैं, सपने हैं, वो कुछ अचीव करना चाहता है। और बहुत सारे लोगों ने अचीव भी किया है और सब लोग अचीव करें। तो हम लोग कैसे ग्रो करें। इस कोरोना के बाद दुनिया में, इस देश में और इस राज्य में भी, इस एमवे बिजनेस में बहुत सारे परिवर्तन आए। उसको हम लोग बोलते हैं पैराडायमेटिक चेंज, रूप निदर्शन, कुछ परसेप्शन में चेंजेस। वो कौन से चेंजेस हैं, कुछ सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। देखिए आई होप कि ये स्लाइड्स आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। अजय जी बताइए तो। बिल्कुल क्लियर है भैया। देखिए, अब यहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये बिजनेस क्या है, तो ये बिजनेस कुछ नहीं, दिस इज अ जर्नी फ्रॉम होप टू फेथ। मैंने बताया था इस बिजनेस में आप होप से आते हैं, आशा से, उम्मीद से। आपको किसी ने प्लान दिखाया, आपको उम्मीद जगी और आप ज्वाइन कर लिए। अतः आपको एमवे बिजनेस की शुरुआत की कहानी जरूर जाननी चाहिए। यह बिजनेस का सिद्धांत, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की, फैमिली, फ्रीडम, होप और रिवार्ड। एंट्री होप से हो, लेकिन जैसे ही होप बहुत टेम्पोररी चीज होता है, आशा बहुत दिन नहीं चलती है। किसी को अब देखिएगा ना, बहुत दिन बचवा के अब 1 दिन 2 दिन 5 दिन ठगिए और बिगड़ जाएगा, बहुत दिन नहीं ठगाता है। तो एंट्री से आप, एंट्री होप से हो गया, लेकिन उसको तुरंत नॉलेज दीजिए। जब उसको नॉलेज दीजिएगा ना, तो उसका होप जो है ना, वो बिलीफ यानी विश्वास में बदलने लगेगा। और जब विश्वास में बदलेगा तो काम शुरू कीजिए, और जब काम शुरू कीजिएगा तो ग्रोथ होगा, और जब ग्रोथ होगा तो अब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। जब प्रॉफिटेबल होगा तो आप और एक्शन लीजिएगा, बड़ा ग्रोथ होगा। और जब बड़ा ग्रोथ होने लगेगा तो आपको फेथ हो जाएगा इस बिजनेस में। फेथ का मतलब होता है आस्था, बिलीव का मतलब होता है विश्वास। विश्वास और आस्था में अंतर है। विश्वास को सबूत की जरूरत है, आस्था को सबूत की जरूरत नहीं है। भगवान में आस्था है, किसी ने नहीं देखा, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आस्था है। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में आस्था को लेकर के जाते हैं। आस्था को सबूत की जरूरत है। जिस दिन इस बिजनेस में आपको आस्था हो जाएगी, जिस दिन
आपको अपलाइन पर आस्था हो जाएगा, आप इस बिजनेस में बड़ा सक्सेस, बिगर सक्सेस। इसीलिए एंट्री के तुरंत बाद एडीएस की अच्छी और सच्ची शुरुआत होनी चाहिए। याद रखिए, जब किसी को आपने ज्वाइन कराया, उसकी अच्छी और सच्ची शुरुआत अगर आपने करा दी तो खेल बदल जाएगा। अगर अच्छी और सच्ची शुरुआत नहीं कराइएगा तो फिर वही उसका जो आशा था, होप था, वो धीरे 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 धूमिल हो जाएगा और धीरे धीरे। इसलिए इस बिजनेस में 3 स्किल की जरूरत होती है। पहला है पीपल्स स्किल। अच्छी और सच्ची शुरुआत के लिए कुछ बने हुए हैं टिप्स, हम लोग उसको लगातार बताते रहे, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल स्किल। पीपल स्किल सीखना, हमने कई बार इस पर सेशन भी लिया है। पीपल स्किल का मतलब कॉमन सेंस है, अच्छे से बात करना, कुछ बेसिक चीजें मैं कई बार बात करते हैं, इसको दोहराऊंगा नहीं। पीपल स्किल में 1-2 चीज जरूर याद रखना चाहिए। सुनिए ज्यादा, बोलिए कम, उसकी दिल से प्रशंसा कीजिए, मुस्कुराइए, मन में कोई दुर्भावना नहीं लाइए किसी के प्रति। पीपल स्किल है। प्रोडक्ट स्किल के बारे में आपको जानना है, प्रोडक्ट के बारे में जानिए। और ऑपरेशनल स्किल, अच्छी और सच्ची शुरुआत कराने गए, वो बोला कि इसको पीसी बना दीजिए ना, आपको आइए नहीं रहा है। ऑपरेशनल स्किल। और ये सब कैसे सीखिएगा? तो ट्रेनिंग से, रीडिंग से, और आप लगातार जो कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा, उससे आप सीखते जाएंगे। आइए इस बिजनेस के कुछ सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, जिस पर मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा था। 2 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज कर दिया है, कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है ऐसे ही हैंड रेज कर दिया। देखिए, कुछ सिद्धांतों की चर्चा होनी है। क्या है वो सिद्धांत, इसको समझिए ध्यान से। देखिए, एमबे बिजनेस में आगे जाने के लिए हम लोगों को कुछ सिद्धांत को याद रखना चाहिए। पहला, फोकस आमदनी पर कीजिए, फोकस ऑन इनकम। जब इनकम पर फोकस कीजिएगा तो आपका स्ट्रक्चर, आपका वॉल्यूम और आपका पिन स्वतः आ जाएगा। सामान्यतः हम लोग यही गलती करते हैं। हम लोग किस पर फोकस करते हैं? तो हम लोग फोकस करते हैं पिन पर। इस मंथ का क्या गोल है? तो 12%। इस मंथ का ठीक है 12% का गोल है, लेकिन पैसा कितना आएगा, इस पर फोकस कीजिए। क्योंकि इस बिजनेस में शुरुआती दौर में किसी को टिकाने के लिए उसके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो फोकस ऑन इनकम, द स्ट्रक्चर, वॉल्यूम एंड पिन विल ऑटोमेटिकली कम। दूसरा सिद्धांत ये याद रखना है कि सभी व्यक्ति एडीएस नहीं बनेगा भाई, उस चक्कर में नहीं रहना है। लेकिन हाँ, हर व्यक्ति, सॉरी एडीआर लिख दिए, हर व्यक्ति कस्टमर बन सकता है। एडीआर को आप कस्टमर समझिए। अतः कस्टमर की संख्या बढ़ाने पर फोकस करने की कोशिश करें। हम लोग कई बार इस पर चर्चा किए, हम लोगों ने बांका में, गया में और भागलपुर में भी इस पर सेमिनार किया था, ट्रेनिंग किया था। अब आप सोच कर देखिए, कोई लेडी साड़ी लेने गई, दुकानदार बोला कि क्या साड़ी लीजिएगा, आप साड़ी की दुकानें खोल लीजिए। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं? किसी को डेली चाहिए, जैसी वो डेली मांगा, छोड़िए ना, आपको ज्वाइन करा देते। अरे भाई, अब ना वो डेली लेगा और ना आपका बिजनेस करेगा, तो कस्टमर भी नहीं रहा और बिजनेस तो करेगा। तो इस सिद्धांत को याद रखना है। सबको फोकस नहीं करना है कि सब लोग को एडीएस ही बना देंगे, लेकिन हाँ, कस्टमर सबको बना सकते। तीसरा सिद्धांत, महीने की शुरुआत 2 या 3 तारीख को बड़ी क्लोजिंग से करें। आपने खुद देखा है, लीडर्स लोग इसको समझ भी रहे हैं। अगर आपने 2-3 तारीख को बड़ी क्लोजिंग कर दी, और ये क्लोजिंग कितनी होनी चाहिए? आपके लक्ष्य का 30 से 35%। यदि आपका लक्ष्य 10,000 है तो 2 से 3 तारीख तक आपका 3500 भी होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य 4,000 है तो 30% उस हिसाब से जोड़ लीजिए, लगभग 1,000 से 1,200 भी आपका फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। 5वां सिद्धांत, पहले दिन ही गोल की सेटिंग हो जानी चाहिए और लीडर को अपलाइन के पास स्वयं जाना चाहिए। अब गोल सेटिंग है, अपलाइन बुला रहा हो ना, थोड़ा गोल सेट कर देते। फिजिकल करिए, डिजिटल करिए, जैसे करिए, लेकिन 1 तारीख को आपका लक्ष्य तय हो जाना चाहिए। हम अभी भी 1 तारीख को प्रेम जी से बात करके अपना लक्ष्य तय करते हैं। तो क्या आप अपना लक्ष्य तय करते हैं? जिसके भी जो ग्रोइंग अपलाइन है या मेंटोर है, या एटलीस्ट गोल सेटिंग बेसिकली प्लेटिनम से नीचे नहीं करना चाहिए, तो आप उसको कर लीजिए।
और छठा, लक्ष्य को व्यवहारिक रखिए। व्यवहारिक लक्ष्य का क्या मतलब, आप अभी ज्वाइन किए, 3 आदमी आपके ग्रुप में है, इस महीने का क्या लक्ष्य है? सर इस महीने हम 10,000 जाए, 10,000 नहीं जा सकते ना, व्यवहारिक लक्ष्य नहीं है। और कैलेंडर बुकिंग ही आपके लक्ष्य के पास ले जाएगा। कैलेंडर बुकिंग, कितना दिन आप प्लान दिखा रहे हैं, आई होप कि क्लियर है। इस सिद्धांत को याद रखिए, हर कोई को एडीएस नहीं बनाना, लेकिन हर कोई को कस्टमर जरूर बनाना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका पर्सनल वॉल्यूम बढ़ेगा और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता चला जाएगा। इन चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया, आई होप इसको बहुत बताने के। एक चीज यहां पर आपको ऐड कर देते हैं, हम लोगों ने बोध गया और भागलपुर में इसका एक सेशन भी लिया था। हम लोग को क्वालिफाई करा लेना चाहिए कि किसको प्लान दिखाएं। एक दिन हम होगा तो हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। लेकिन देखिए, एक 2 सिद्धांत हम लोग हमेशा बता रहे हैं, जैसे 500 बॉक्स बना लीजिए, 500 बॉक्स बना के चिपका दीजिए, और जितना डेमो आप करते जाएं उतना बॉक्स को काटते जाइए। जिस दिन 500 बॉक्स कट जाएगा, आप इस बिजनेस में मिनिमम 10,000 पीवी क्रॉस कर। क्वालिफाई कराने के लिए हमने बताया है कि किसी आदमी के साथ मिले तो उसको ये जरूर टटोलें कि क्या इसको एक्स्ट्रा आमदनी की जरूरत है, ये चाहता है एक्स्ट्रा आमदनी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। अगर चाहता है तब उसको प्लान दिखाना है। हमने उसका स्केच भी बता दिया है आपको कैसे करना है, नहीं होगा तो हम उसको शेयर भी कर देंगे। तो उसको क्वालिफाई कराइए और उसी को प्लान दिखाइए, और प्लान 15 से 20 मिनट से ज्यादा में दिखाने की जरूरत नहीं है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े, ये इसकी चर्चा हमने कर दी। अब आइए देखिए, अब आइए इस स्लाइड पर। ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि किस लेवल पर किसको कितना कस्टमर और पर्सनल पीवी होना चाहिए। देखिए, गोल जो होता है, लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य जब हम सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं गोल सेटिंग हुआ, हाँ सर हम 12% जा रहे हैं, फलानवा लेग 9% चला जाएगा, फलानवा लेग 3 चला जाएगा, फलानवा 6 चला जाएगा। सबसे वो तो करिए ही, लेकिन सबसे पहले पर्सनल पीवी का लक्ष्य सेट। यहां पर देखिए हमने स्लाइड शेयर कर दिया है। आदर्श स्थिति क्या है, अगर आप 6% पर हैं तो कम से कम 3 कस्टमर आपका हो जाना चाहिए, और ये 100 पीवी रिटेल करना आपको सीख लेना चाहिए। ये 100 पीवी कंजम्पशन का नहीं है, रिटेल का है। अगर आप 9% पर हैं तो आपके पास 5 से 6 कस्टमर का बेस हो जाना चाहिए, और 150 प्लस पर्सनल पीवी आपका होना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं फर्स्ट वीक का। फर्स्ट वीक में कर दिए, पूरे महीना रिटेल कर दिए। अगर आप 12% के हैं 200 पीवी से अधिक आपका रिटेलिंग होना चाहिए, और ये तभी होगा जब 6 से 8 कस्टमर हो। भाई अब 15% हो गए और इलीट क्लब में नहीं है, गड़बड़ है। 300 पीवी आपका होना चाहिए। 3 तारीख तक 300 पीवी किए और 10 से 15 कस्टमर आपका है। आप सोच करके देखिए ना, 15 कस्टमर आप 2,000 रुपया का भी बंडल बना के दे दीजिएगा ना, छोड़िए ना न्यूट्रलाइन, ब्रश, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, आंवला तेल, नारियल तेल, एक फेस वॉश, एक एसेट, एक डिस्ट्रॉप, एक एलओसी, जोड़ ली 2,000 रुपए, तो 15 दूनी 30, 300 पीवी हो गए। तो क्या ये हम करते हैं? हम लोग जब बिजनेस शुरुआत करते हैं, आप इसको ऐसे समझिए, हम लोगों ने एक दुकान खोला, ट्रेडिशनल। हम लोग क्या करते हैं, कार्ड छपवाते हैं, बंटवाते हैं। जो लोग आते हैं उनको क्या बोलते हैं, साहब हमने एक दुकान खोला है, कपड़े का दुकान या एफएमसीजी का दुकान, आपको जरूरत होगा तो हमसे लीजिए, हम कुछ डिस्काउंट भी कर देंगे। तो आप भी तो यह बिजनेस खोले हैं, तो क्या आपने वैसे बात किया है? नहीं, इसलिए नहीं होता है। तो 15% के आदमी अगर 10 से 15 कस्टमर नहीं है तो बनाइए, और ये 300 पीवी इलीट क्लब में घुसिए। 2,000, 3,000 का बंडल बना। 18% है 300 या उससे अधिक।
सिल्वर हो गए 350 पे भी रिटेल कीजिए, 20 कस्टमर बनाइए, फोकस कीजिए कस्टमर, डेमो करिए उसको कस्टमर। गोल्ड 300-350, 20 कस्टमर। भैया प्लेटिनम हो गए हैं, आपको 500 पे भी करना चाहिए, आदर्श स्थिति है। और ये तभी होगा जब 25 को कस्टमर होंगे। 25 दूनी 50, 2000 का सामान 2 तारीख 3 तारीख को 25 घर में अगर आप पहुंचा दिए तो आपका 500 पे भी हो गए। और फाउंडर्स प्लेटिनम लोग कर भी रहे हैं। आई होप में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने फाउंडर्स प्लेटिनम सब इस रेंज में है। पूनम जी का 1000-1200 हो जाता है, अजय जी का भी 1200-1500, अलग जी का भी वही हो जाता है, चुनिंद्र का हो जाता है, प्रदीप का हो जाता है, जितने भी फाउंडर्स प्लेटिनम है दे आर डूइंग इट। तो जो फाउंडर्स प्लेटिनम है उनको 500 से 1000 और उनके ग्रुप में 30 से 40 कस्टमर का उनके पास। अगले स्लाइड पर आइए। मैंने ये इसकी चर्चा कर दी है कि पर्सनल, सबसे पहले निजी लक्ष्य यानी पर्सनल गोल के वॉल्यूम का लक्ष्य तय होना चाहिए। अब आइए एक और चीज देख लीजिए, ये थोड़ा सामने बनाए, आप लोग को मदद मिलेगा, हम ये शेयर भी कर देंगे। ये क्या है देखिए, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए कंफ्यूजन हम हमेशा क्लियर करते रहे। ये रहता है कि साहब हम किस पिन पर हैं तो हमारा कितना मिनिमम लेग होना चाहिए, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। 15% पर चले गए, 2 ही लेग है, पैसा आपको आएगा नहीं तो आप लाइन को बोलिएगा कि सर आप तो बोले थे कि 15% पर 40,000 आता है, हमको तो 20,000 आए। ये एक आदर्श स्थिति है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। 6% तक जाते जाते आदमी का 3 लेग हो जाना चाहिए मिनिमम, 4 हो जाए तो बहुत अच्छा। 3 लेग है, 3% किया, 200 600 पीवी हो गया, आदर्श स्थिति है, 100 पीवी रिटेल कर दिया। 9% पर है, 4 लेग बना 5 बना दीजिए, बहुत अच्छा। बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाइए। 15% है, 15% हो गया और 6 लेग नहीं है, चिंता की बात, पैसे नहीं आएगा। 18% है, 15 पर नहीं हुआ, 18 पर जरूर हो जाए। सिल्वर जाते जाते तो पक्का हो जाए 6 लेग, 6 से 7 लेग। गोल्ड हो गए 1 लेग और 7 लेग। प्लेटिनम हो गए हैं तो 6 से 7 बढ़िया से वर्किंग लेग हो, 8 लेग हो गया तो बहुत उत्तम। एमरल्ड जाते जाते आपका कम से कम 9 लेग हो जाना चाहिए। सो ये एक मोटे तौर पर हमने चर्चा की है। एटलीस्ट 35 ये कस्टमर्स का था तो ये गलती हो गया, ठीक है। तो एमरल्ड पर 9 लेग होना चाहिए। अब हमने चर्चा की थी, इसके बाद फिर हम बात करेंगे। देखिए, डू बेसिक्स बाय योर ओन, अपने से बेसिक शुरुआत कीजिए। ये 4 काम है भैया, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। पहला काम, रोज 1 या 2 नए आदमी से मिलिए और उसका नाम अपने लिस्ट में ऐड करिए। ये नहीं कीजिएगा, लिस्ट का अकाल हो जाएगा। राह चल, अभी लोग बोलते हैं सर इलेक्शन में है, सर काउंटिंग में, अरे तू आदमी है कि भीड़े है रे भाई। हमको एक दिन कह रहे थे मुकेश जी कि सर हमको तो जब जब इलेक्शन ड्यूटी पड़ता है हम बड़ा खुश होते हैं। काहे? बोला 10 आदमी मिल जाता है तो 100 पीपी वहीं रिटेल कर देते हैं, 5 आदमी का लिस्ट ले लेते हैं। तो वेदर यू आर डूइंग दिस और नॉट। दूसरा काम, संपर्क और आमंत्रण के लिए पीपुल, ये बेसिकली पीपुल स्किल का कमाल है, कमल लिखा गया कमाल, और हर मीटिंग से पहले इसको उत्साह से करना चाहिए। जैसे संडे की ओपन मीटिंग होती है, जैसे टीम मीटिंग है 5 तारीख को, तो क्या आप उत्साह से लोगों को हम संपर्क और आमंत्रण कर रहे हैं? और उसके बाद 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का प्लान और डेमो, इसको जल्दी से खत्म करना चाहिए। 20 मिनट होते होते प्लान और डेमो खटाखट खत्म कर देना चाहिए। और चौथा काम, फॉलो अप और अच्छी और सच्ची शुरुआत। क्या आप खुद इसे 5 दिन करते हैं सप्ताह में? यही 4 बेसिक्स है। रोज 1 से 2 आदमी का नाम जोड़ना, आमंत्रण में उत्साह का सम्मिश्रण करना, 15 से 20 मिनट का डेमो करना और अच्छी और सच्ची शुरुआत उसकी करना।
अब यहां पर हम स्लाइड को हटाते हैं और आपसे थोड़ा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम कुछ चीज पर बात करना चाह रहे थे। देखिए अभी तक जिन चीजों की चर्चा हमने की वो सब अपने आप में अद्भुत है, लाजवाब है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि दो दो तीन तीन इश्यूज आता है। हम देखते हैं कि इस बिजनेस में कुछ कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी, जब आप इस बिजनेस में आइएगा तो सबसे पहले आपको दिमाग में सबसे पहले आएगा कि सर देखिए ना, अभी बड़ी प्रॉब्लम चल रहा है। किसी से बात करिएगा ना, अभी प्रॉब्लम चल रहा है। आपको प्रॉब्लम के बारे में हम बता, प्रॉब्लम के बारे में एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा है और इतनी अच्छी बात उन्होंने लिखी है। कहा कि जो प्रॉब्लम है ना, यह अपने आप में एक अवसर है। देखिए कहता है कि देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का 6 सिद्धांत है। अगर उस 6 सिद्धांत को आप जान जाइएगा तो समस्या आपके लिए मजा का विषय होगा। नहीं तो बोलता है गांव में कि अरे भाई देखिए ना 4 गो शादी है, तो ये 4 गो शादी किसी के लिए समस्या है। अरे भाई शादी हो रहा है लेकिन मजदूरी नहीं मिलेगा खेत में जाने के, लेकिन जो भोज खाने वाला है वो, उसको तो मजा है कि महीना में 4 गो शादी है तो 4 गो भोज होगा, तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा अगर इस 6 सिद्धांत को आप जान लेंगे। देखिए क्या है 6 सिद्धांत प्रॉब्लम। कहता है, और इसको एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा है, इस पर पढ़ाई होती है, इस पर तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होती है। पहला, हर एक इंसान के पास समस्याएं होती है। पहला सिद्धांत, अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है तो इसका मतलब आप इंसान नहीं कुछ और है, भगवान हो गए, तब तो बातें अलग है। तो फिर हम लोग प्रणाम पाती आपको करें। इंसान है तो प्रॉब्लम, एवरी ह्यूमन हैज ए प्रॉब्लम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब उपदेश दिया और अर्जुन को बताया, भगवान तो इनफैक्ट एक बार बर्बरिक से किसी ने पूछा कि महाभारत में जो युद्ध हो रहा था तो उसमें सबसे बड़ा योद्धा कौन था, जिसने सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया? बोला सबसे बड़ा तो योद्धा अर्जुन था। बोला नहीं, सबसे बड़े योद्धा तो भगवान कृष्ण थे, क्योंकि उस सबको तो वही मार रहे थे। तो भाई सबको वही मारिए रहे थे तो एक के दिन में ही कहानी खत्म कहने कर। वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर इंसान है तो समस्या है, और वो इंसान बन करके इस धरती पर आए और एक एक क्षण उन्होंने जिया। इसलिए पहला सिद्धांत ये कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ए प्रॉब्लम। दूसरा सिद्धांत, एवरी प्रॉब्लम होल्ड्स पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज। हर एक समस्या अपने साथ सकारात्मक संभावनाओं का अवसर रखता है। अब जैसे देखिए ना, ये कोरोना हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन इसने पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज भी लाई। हम लोग जूम पर, आप सोच करके देखिए ना, 200 आदमी करीब करीब हम लोग इस मीटिंग में 250 आदमी बैठे और एक लैपटॉप लिए हुए हैं और उस लैपटॉप से लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। अब सोच करके देखिए, अगर मुकदमा है तो यह मुकदमा क्लाइंट के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन वकील के लिए तो पॉसिबिलिटी हो गया ना जी। आप बीमार पड़ गए तो आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए तो पॉसिबिलिटी है, उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। किसी को जीवन से डर है तो इंश्योरेंस करा रहा है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट के लिए तो पॉसिबिलिटी है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसी घर में दवाई की जरूरत है तो उसके लिए तो समस्या है, लेकिन दवाई के दुकानदार बच्चू जी के यहाँ पहुंचेगा तो कुछ हो जाएगा बिक्री। इट्स अ पॉसिबिलिटी फॉर यू। तो हर एक प्रॉब्लम का 2 फैसेट होता है, ये अपने साथ संभावनाओं को लेकर के। तीसरा सिद्धांत, हर एक समस्या का एक उम्र होता है। एकदम चिंता नहीं कीजिए। बहुत लोग बोलेगा ना शुरू होगा, सर बड़ी समय फोन के क्या बड़ी प्रॉब्लम है सर, क्या हुआ? इलेक्शन है।
फिर इलेक्शन, बड़ी प्रॉब्लम है सर, इलेक्शन खत्म हो गया। था तब प्रॉब्लम, नहीं है तब प्रॉब्लम। देखो सिनेमा देखे थे ना, डोंट वरी बी हैप्पी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एवरी प्रॉब्लम इज अ लाइफ स्पैन। हर एक समस्या का एक जीवन होता है। कोरोना भी नीचे गया, इसका भी जीवन। अगर आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में कोई चुनौती हो सकता है, आपको लग रहा है देखिए सर प्लान दिखाते हैं, ज्वाइन नहीं करते, लेकिन ज्वाइन करता है लोग सीरियस नहीं, सीरियस होता है तो फिर डाउन हो जाता है। ये अगर आपको लग रहा है कि इसका भी एक उम्र है, जैसे चाय की पानी को केटली में डाल के आप खौलाते हैं, जब तक वो 100 डिग्री नहीं होगा खौलेगा नहीं। 99 पर पहुंच गए, आप बोल रहे देखिए सर इतना खौला रहे हैं, खौलिए नहीं रहा। अरे भैया 100 पर पहुंचेगा कि खौले लगे, तो 100 पर पहुंचने तो दीजिए। आपके बिजनेस में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी एक लाइफ स्पैन है, 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये बना दिया ईश्वर ने, खुदा ने ये बनाया है कि हर समस्या का एक जीवन होता है। इट इज एवरी प्रॉब्लम हैज अ लाइफ स्पैन। चौथा सिद्धांत समस्या का कहता है कि प्रत्येक समस्या आपको बदल देगा। एवरी प्रॉब्लम विल चेंज यू। आप सोचिए ना, अगर कोरोना नहीं आता तो आप डिजिटल नहीं होते, रांची में एमबे ऑफिस नहीं बंद होता तो आप वेब ऑर्डर नहीं करते, अगर 3PC रूल नहीं आता तो आप कस्टमर नहीं बनाते, आज हम कस्टमर बनाने की बात नहीं करते। एवरी प्रॉब्लम विल चेंज यू। हर चुनौती आपको बदल देगा, तो आप उसको बदलने के लिए तैयार हो। आप देखिएगा ना, कोसी के निकट, गंगा के निकट दियारा में रहने वाला आदमी सबको तैरने आता है। पूछ लीजिए अलख जी को तैरने आता होगा। गंगा किनारे देखिए नीरज जी से लेके छवि कांत जी को लेके सबको तैरने आता होगा। मुंगेर के किनारे जो रहता सब तैराक रहता है। काहे? तो प्रॉब्लम है ना नदी, तो वो चेंज कर दिया, उसको तैरना सिखा दिया। ट्रेन के स्टेशन के अगल बगल में रहने वाला आदमी, उसको ट्रेन का टाइमिंग याद हो जाता है। इट विल चेंज यू, उसी हिसाब से काम करता है। एवरी प्रॉब्लम विल चेंज यू। पांचवा सिद्धांत कहता है कि यू कैन चूज व्हाट योर प्रॉब्लम विल डू टू यू। आपकी समस्या आपके साथ क्या करने वाली है, यह समस्या निर्णय नहीं लेता है, इसका निर्णय आप लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई चुनौती आया है तो ये आप भी तय करिएगा कि उस चुनौती आपके साथ क्या है, अच्छा करेगा कि खराब करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप इस बिजनेस के मुतालिक समझिए कि आप लोगों को प्लान दिखा रहे नहीं ज्वाइन कर रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं ज्वाइन कर रहा है सर, लगता है हमसे नहीं हो, तो यही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा, थोड़ा प्लान को ठीक करें और अच्छे लोगों को प्लान दिखाएं और ज्यादा प्लान दिखाएं, तो ज्यादा प्लान दिखाएगा तो ज्यादा लोग आए। यानी वह समस्या आपके ऊपर कौन सा प्रतिफल डालेगा, वो आपको कैसे अफेक्ट करेगा, इसका निर्णय आप ही लीजिए। अगर आपने निर्णय ले लिया कि समस्या को हरा के आगे बढ़ेंगे तो आप उसको हरा के आगे बढ़ जाएंगे। यदि निर्णय ले लिया कि नहीं समस्या आपको हरा देगा तो आपको हरा देगा। और छठा और अंतिम प्रिंसिपल है कि कहता है कि व्हेन यू कंट्रोल योर रिएक्शन टू द सीमिंगली अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, देन इन फैक्ट यू डू कंट्रोल। कहता है कि आप समस्याओं के, आप इसको ऐसे समझिए, छोड़िए उसको, ऐसे समझिए। इंसान को अगर तैरना हो नदी में तो पानी के ऊपर तैरता है। इंसान को जब पतंग उड़ाना होता है तो हवाओं के रुख की तरफ वो पतंग को बढ़ा देता है। गाड़ी की स्पीड बढ़ानी हो तो गाड़ी का नोक को पतला कर दिया जाता है, हवा को चीर के निकल जाए। इसका मतलब छठा सिद्धांत कहता है कि जो समस्याएं हैं उसको कंट्रोल करने का आपका एटीट्यूड कैसा है, यही आपको डिसाइड करें। अब जैसे फर्ज कीजिए कि नवंबर महीने में छठ होता है, दिवाली होता है, दशहरा भी होता है। अब हालांकि हम लोग इस बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं, शब्द प्रॉब्लम निगेटिव है, लेकिन फिर भी हम ये डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। अब ये आप पहले ही से डिसाइड कर लेंगे सर छठ दिवाली दशहरा हो गया, एकरा मतलब नहीं होगा, इसका मतलब आप उस प्रॉब्लम के कंट्रोल में चले गए। लेकिन अगर आपने ये
कर लिया कि साहब तो दिवाली दशहरा गिफ्ट का समय है सर, हम गिफ्टे दे देंगे। शादी का समय है, 500 रुपया का लिफाफा नहीं थमा के 500 रुपया का प्रोडक्ट उसको गिफ्ट में दे दें, तो मेरा रिटेलिंग भी होगा। आप सिचुएशन को कैसे लेते हैं ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। इसलिए जब कभी भी समस्या आता है ना, आप हमेशा से उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज आपके साथ और हम बात करना चाहेंगे, जैसे ही आप इस बिजनेस में किसी को स्पॉन्सर करते हैं, मान लीजिए कि अलख जी ने नीरज जी को स्पॉन्सर किया, नीरज जी ने छविकांत को स्पॉन्सर कर दिया, सुरेंद्र जी ने कृष्णराम जी को किया, कृष्णराम जी गुलशन को कर दिया, गुलशन जी किसी और को कर दिया, पूनम जी ने सतीश को किया, सतीश ने किसी और कर दिया, रंजीता ने किसी और को कर दिया। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब यहाँ पर नेतृत्व अच्छा और स्टेबल बिजनेस अच्छा करने के लिए एक शब्द याद रखिए, और उस शब्द का नाम है डेप्थ ड्राइव, नीचे उतर के काम करना। इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विगत 1-2 वर्षों से जो जितने नए साथी आए हैं उनको इस शब्द से पाला ही नहीं पड़ा। अब देखिए टेक्निकली, जैसे मान लीजिए कि मधुरेंद्र ने किसी को स्पॉन्सर कर दिया, अजय ने किसी को स्पॉन्सर कर दिया, राजीव जी, और वो किसी को स्पॉन्सर कर दिया, तो टेक्निकली वो उसका अपलाइन है। अब सामान्यतः हम लोग को यह समझ में आता है कि भाई उसका अपलाइन में काम करेगा। बच्चू जी सोच रहे हैं कि भाई पवन जी अपनी एगो को ज्वाइन करा है तो वही अपना उसके नीचे काम करेंगे। लेकिन क्या बच्चू जी नीचे उतर के एकदम नीचे उतर के काम करते हैं? इसको बोलता है डेप्थ ड्राइव। डेप्थ ड्राइव का एक एग्जाम्पल जरा बढ़िया से सुन लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस बिजनेस में डेप्थ ड्राइव करना सीख गया उसका बिजनेस बहुत शानदार होगा और बहुत स्टेबल होगा। और ये डेप्थ ड्राइव 6% वाले को भी आना चाहिए, 9% वाले को भी आना चाहिए, 12% वाले को आना चाहिए। जितना जल्दी ये डेप्थ ड्राइव आप सीख लीजिएगा उतना ही जल्दी आपका। और अगर आपने डेप्थ ड्राइव नहीं सीखा तो वो कड़ी टूट जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि प्रभु राम जी ने एक्स को स्पॉन्सर किया, एक्स ने वाई को किया, वाई ने जेड को किया, जेड ने ए को किया, और इन्होंने छोड़ दिया कि वाई का दायित्व है जेड के साथ काम करना, और वाई निकल गया, छोड़ दिया बिजनेस, या डोरमेंट हो गया। तो अब जेड और आपके बीच की कड़ी तो टूट गया, अब आप छोड़ दिए, अब धीरे धीरे वो कड़ी टूट जाएगा, वो चेन जो है ना वो बिखर जाएगा, तार ही टूट जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत है, जैसी तरवा टूटता है ना तो वहां बहुत आग पैदा होता है और वो कम्युनिकेशन टूट जाता है। डेप्थ ड्राइव जो सीख गया उसका बिजनेस कभी भी नहीं हिलेगा। क्यों हम नीचे उतर के बात करते हैं? क्यों आपको नीचे उतर करके बात करना चाहिए? आपको एक एग्जांपल देते हैं डेप्थ ड्राइव का। आप इसको ऐसे समझिए, इस सिद्धांत को बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए, डेप्थ ड्राइव खाली एमवे बिजनेस में नहीं होता है, पॉलिटिक्स में भी होता है, घर में भी होता है, संगीत में भी होता है। एक बार लता मंगेशकर का एक प्रोग्राम हो रहा था, इसको ध्यान से सुनिए। लता मंगेशकर सितार बहुत बढ़िया बजाती, या और बहुत सारे लोग सितार बजाते। तो सितार में 2 तार होता है, ध्यान से सुनिएगा, डेप्थ ड्राइव इसका मतलब आप समझ जाइएगा इस एग्जाम्पल। सितार में 2 तार होते हैं, एक मेन तार होता है जिसको मोटा तार, मेन कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड का मतलब तार होता है, और उस मेन कॉर्ड के नीचे एक पतला तार होता है, उसको बोला जाता है सिंपैथेटिक रिंग, वो एकदम पतला होता है। तो जो सितार वादक होता है वो मुख्य उंगली, ये जो मेन 3 उंगली है, उससे मोटका तरवा को हिलाता है, और ये जो कानी उंगलियां है इससे नीचे वाला जो तरवा है सिंपैथेटिक स्ट्रिप, उसको बीच बीच में हिलाता है। तो जो नीचे वाला तार है ना वो बड़ा मधुर आवाज निकलता है, उससे पतला तार होता है, बड़ा मधुर आवाज निकलता है। सामान्यतः सब लोग ऐसे ही करते हैं कि मेन उंगली से मोटा तार को हिलाए और कान उंगलियां से उसको बीच बीच में हिलाए। लेकिन जो सितार वादक निपुण हो जाता है, जो सितार वादक अद्भुत सितार बजाता है, ध्यान से सुनिएगा, वो मेन उंगली से मेन तार को बजाते बजाते इतना निपुण हो जाता है कि उसके प्रभाव से जो पतला वाला तार है बगैर कानी उंगली सटाए हुए बज उठता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको
पैशन से काम करते हुए देख, आप इतना पैशनेट होकर के काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके नीचे के नीचे के नीचे के सबसे नीचे वाला जो एडीएस है वो आपके वर्क इथिक्स से इतना प्रभावित हो गया, इतना उद्वेलित हो गया, इतना संवेदनशील हो गया कि वो अपने काम कर। इसी को बोलते हैं आदर्श स्थिति है डेप्थ ड्राइव। प्रेमवत जी के यहां हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि 9वें लेग के साथ काम कर रहे हैं, 10वें लेग के साथ बात कर रहे हैं, किसी को प्लान दिखाने सिखा रहे हैं। हम तो वहां बैठे रहते हैं, उन्होंने हमको छुआ भी नहीं, उन्होंने हमसे बात भी नहीं किया, लेकिन उनके उस वर्क इथिक्स को देख करके हम उद्वेलित हो जाते हैं कि बाप रे बाप, ये डबल डायमंड आदमी अपने 12वें लेग में 3% के एक आदमी को प्लान दिखाना सिखा रहा है और हम यहां भाषण दे रहे हैं। और वहां से हम उठते हैं और आकर के हम भी अपने नीचे काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड बेस्ट वे ऑफ डेप्थ ड्राइव। यह स्पष्ट हुआ? तो क्या यह कला हम सीखे? क्या हम अपने वर्क इथिक्स से, क्या हम अपने मेहनत से, क्या हम इतना मेहनत करते हैं कि नीचे वाले को इंस्पायर करते हैं? अगर सतीश बोध गया में काम कर रहा है, अगर प्राणवेश जी मुजफ्फरपुर में एक लेख के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या उनका काम इतना झलकता है, क्या उनका काम इतना बोलता है कि उनके नीचे का व्यक्ति को शर्म आने लगता है, लाज आने लगता है? क्या पूनम जी काम करना शुरू करती हैं तो उसके नीचे कोई 3% का आदमी देखता है कि इतना बढ़िया ब्यूरोक्रेट, इतना बेस्ट लाइफ में रहते हुए भी अपने लेग के साथ बैठ करके काम करती है, तो क्या वो दिलित करता है? अगर ये करने में आप सफल हैं तो समझिए यही असली डेप्थ ड्राइव है। आई होप आई एम क्लियर। इस आर्ट को सबको सीखने की जरूरत है और ये तभी होगा जब आपके अपने वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग। अजय जी अगर दिन भर मेहनत कर रहे हैं तो सुरेंद्र जी को स्वयं लगेगा कि बाप रे बाप हम क्यों बैठे। गुलशन को स्वयं लग जाएगा, रुपेश जी को स्वयं लग जाएगा, पप्पू जी को स्वयं लग जाएगा। अलक जी अगर 24/7 काम कर रहे हैं, इनके नीचे एक व्यक्ति कोई आया है ना, उसको लाज लगने लगेगा, वो स्पंदन महसूस करेगा, वो वाइब्रेशन महसूस करेगा और काम करेगा। अब आइए इसके एक व्यवहारिक पक्ष को बता देते हैं। ये तो एक आदर्श स्थिति, लेकिन एक्चुअली डेप्थ ड्राइव करने का 3 स्टेज है। ये 6% वाले को भी आना चाहिए। हम बिजनेस से स्टार्ट किए थे और उसी दिन से हम क्यों फर्स्ट लेग में भी, सिल जी का तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, प्रदीप का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एमरल्ड है प्रदीप, फिर भी हम नीचे उतर कर बच्चू जी के पास जाके अरुण जी से क्यों बात करता है, अमिताभ से क्यों बात करता है, अमित से क्यों बात करते हैं? पूनम जी का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हम अजय अनुष क्यों बात करते हैं, हम गोविंद से क्यों बात करते हैं, हम राजेश से क्यों बात करते हैं, रंजीता से क्यों बात करते हैं, हम अमित मिश्रा जी से क्यों बात करते हैं, रांची? वाई? देखिए इसका 3 स्टेज है। पहला, ध्यान से याद रखिए, कैसे डेप्थ ड्राइव करना चाहिए। ये बता रहे हैं कि जितना जल्दी सीख जाइए। अगर राजीव एंड पूनम को डेप्थ ड्राइव करना है, किसके नीचे डेप्थ ड्राइव करना चाहिए? पहले 3 स्टेज है। पहला, आइडेंटिफाई करिए जिसके साथ नीचे उतर के काम करना है। सबके साथ आप डेप्थ ड्राइव नहीं कर सकते, तो पहला काम क्या है? आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई होगा? आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि प्राणवेश जी को के नीचे सुमन ज्वाइन किया, सुमन के नीचे प्रशांत आ गया, प्रशांत के नीचे भी कोई एक आदमी आ गया। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहला लक्षण, आप फोन करते हैं तो फोन उठा लेता है। पहला, आइडेंटिफाई करने में चार काम करना है, तो उससे पता चल जाएगा किसके नीचे हमको काम करना चाहिए। फोन करे तो उठा ले और रिस्पॉन्ड करे और रिप्लाई करे। आप कोई नीचे ज्वाइन कर लिया है, नीरज जी के नीचे 10 बार फोन करें, फोन मैंने उठाना, तो उसके नीचे कपार आप डेप्थ ड्राइव कीजिएगा। वो तो तरवे नहीं है, तरवे टूटल है, तो उसको कहां रगड़ते रहिएगा। वो तार नहीं है, वो बिजली का तार है, छुए करंट मारे। तो जो फोन उठाता हो और रिस्पॉन्ड करता हो। नंबर 2, जो सुनने और सीखने के लिए तैयार है। आप फोन किए, फोन को उठा भी लिया, जवाब भी दे दिया, आप कुछ बोलना चाह रहे, वो सब हम जानते हैं सर, एमबी बिजनेस तो हम मैंने समुच्चा चीज हमको पता है। वो तो बोलिएगा तो हम पढ़ा देंगे। हम नीरज जी लखीसराय में किसी को ज्वाइन करा दिए, बोले एमबी बिजनेस, तो हम जाना ही हो सब,
एल्खिन 1857 में। तो इसका मतलब वो डेफ ड्राइव करने लायक नहीं, जो सुनने और सीखने के लिए तैयार है वो तुरंत पता चल जाएगा। अगर पांडे जी के पास अगर चुनिंदर बैठा और पांडे जी डायरी पेन निकाल के बैठ गए तो पता चल गया कि आदमी सीखने सुनने के लिए तैयार है, साथ बैठने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा लक्षण है भाई डेफ ड्राइव। किसके साथ काम करना है उसको मच्छर नहीं काटना चाहिए, तुरंत बेचैन। बहुत आदमी बेचैन आत्मा रहता है, हम आपको एक बार चर्चा भी किए, इसको अगर समय मिलेगा तो हम बता भी देंगे। ये बहुत ये पर्सनालिटी अगर किसी का है तो उस पर बहुत रिलाय अप मत करिए, मच्छर काटो पर्सनालिटी। हमने एक बार चर्चा की थी, एक बहुत बड़े राइटर हैं नॉर्मन विंसेंट पील, उनकी लिखी हुई किताब है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उनका एक चैप्टर है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। फ्यूमिंग का मतलब होता है उतावलापन, फ्रेटिंग का मतलब होता है अलबलाना। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति, आप ऐसे समझिए कि हर चीज की एक गति होती, हर चीज का एक रफ्तार होता है। हवा के बहने का रफ्तार है, पानी के बहने का रफ्तार है, वृक्ष के बढ़ने का रफ्तार है, पत्तियों की सरसराहट की एक रफ्तार है, पक्षियों का उड़ने का एक रफ्तार, सबका एक रफ्तार है। अब आप सोच के देखिए ना, समंदर अपनी रफ्तार बदल दे तो सुनामी आ जाता है, नदियां अगर रफ्तार बदल दे, सीमाओं को तोड़ देता है तो प्रलय आ जाता है, हवाएं अगर रफ्तार बदल देती है तो तूफान आ जाता है, पक्षी के सोने का अपना रफ्तार है। कहता है कि प्रकृति अगर अपने रफ्तार को बदलती है तो विनाश आ जाता है। तो आप अगर अपने रफ्तार को रोज बढ़ा रहे हैं, रोज बेचैन है, रोज फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग है, यहां उठे वहां गए, वहां दौड़ रहे हैं, बेचैन हो रहा है, तो आप सोचिए अपने लिए कितना विनाश कर। इसलिए वैसा पर्सनालिटी जो स्थिर नहीं हो वह बहुत ही घातक होता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए। देखिएगा आपके पास आया, बैठा 5 मिनट, चाय, अच्छा चाय पी के दे, अच्छा ठीक है सर चलते हैं, फिर आएंगे, थोड़ा जरूरी काम था जरूरी काम था अल्लाह हल्का है। आया तो सर अलग जी हमको थोड़ा प्लान दिखाने के लिए, आप जैसी पेन उठाए हुए कि अलग, अच्छा ठीक है छोड़िए दूसरा दिन आते हैं, थोड़ा बिजी है, तो आए थे क्या? दिस इज कॉल्ड फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। ऐसा आदमी के साथ डेफ ड्राइविंग नहीं होता है, स्थिर से जो बैठे उसके साथ होता है। तो ये आइडेंटिफाई आप कर लीजिए, ठीक है। दूसरा स्टेप रिलेशनशिप बिल्डिंग, आप आइडेंटिफाई कर लिए, रीना झा, संजीव झा बैठने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, नीरज जी को उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेना है। गुलशन और उमा तैयार हैं, अजय जी को, कृष्णराम जी को, सुरेंद्र जी को रिलेशनशिप बना लेना अच्छा, रणधीर जी के साथ जाकिर जी को बना लेना है संबंध अच्छा, जिसके भी जो अपलाइन है, तो रिलेशनशिप को अच्छा बना लेना चाहिए। रिलेशनशिप में कौन चीज, रिलेशनशिप कहता है कि एक ऐसा मिठाई है जो बगैर चीनी का मीठा होता है और जिससे शुगर भी नहीं होता है, ये ऐसा मिठाई है। रिलेशनशिप बनाने में एक दो चीज का ख्याल रखिए। अगेन सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। माने कम बोलिएगा ज्यादा सुनिएगा, तो ये एकदम माने 100% सब जगह अप्लाई करने वाला है। उसकी प्रशंसा थोड़ा करना सीखिए, जेन्युइन प्रशंसा। और इसमें एक नियम है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ टू। मैंने एक बार चर्चा की थी भागलपुर में, यहाँ गया। लॉ ऑफ टू किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ टू बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि हम किसी के घर पर गए, हम बांका गए, विनय के यहाँ आरा गए, आरा विनय के यहाँ एक बढ़िया लगा हुआ है टीवी, तो हम बोले कि अरे बड़ा अच्छा टीवी है तुम्हारा। एक सामान्य प्रशंसा है जो हमने कर दिया। लॉ ऑफ टू क्या कहता है, उसके बारे में दो जेन्युइन प्रश्न पूछिए। अब हम विनय से पूछेंगे बड़ा अच्छा सीडी है, अब कहाँ से लाए हो? नंबर 2, कौन बताया कि ये टीवी एलसीडी बढ़िया रहता है? मैंने दो प्रश्न पूछिएगा तो जेन्युइन लगेगा। अरुण जी के यहाँ हम जहानाबाद गए, उनका ऑफिस बहुत बढ़िया बना हुआ है, हम प्रशंसा करना चाहते हैं। एक तो ऐसी कहता है अरुण जी बड़ा बढ़िया चैम्बर हवा, जनरल हो गया। लेकिन उनसे पूछना है अच्छा ये आइडिया आपको कहां से आया इस तरह का काले लगाने का? आपके सीसीटीवी में कलर्ड पिक्चर आ रहा है, ये कहां से आपको पता चला? दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ टू। ये रूल ऑफ टू कहलाता है। अब हम मान लीजिए कि फतेहपुर गए,
फतेहपुर गए तो पल्लवी ने और परमानंद ने अपने क्वार्टर के पास बड़ा अच्छा पेवर ब्लॉक लगा दिया। तो ऐसी कहते था ठीक है पेवर ब्लॉक लगा, लेकिन उसको ये बड़ा अच्छा बना दियो, ये सुंदर लग रहा है, कौन बनाया है, ये कहां से लाए? दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ टू। दो जेन्युइन प्रश्न पूछना संबंध बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट। आप करके देखिए ना, हमको याद है राजीव जी गिरिडीह में रहते हैं, सुरेंद्र जी अजय जी के डाउनलाइन है, लेकिन उन्होंने फोन क्या कहा, सर ये फार्मूला हम अपनाए इतना काम करता है। एक आदमी जो हम हमेशा बोलता था, हमेशा लड़ते रहता था, आज बोल रहा है कि तोरा क्या हो गया, तुम इतना बढ़िया से बतिया रहे हो। हमारा कोई बात नहीं मानता था, सर 1 घंटा बैठ कर हमारा सुना है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। दूसरा स्टेप आइडेंटिफाई कर लिए, उसके साथ अच्छा से संबंध बना लिए। संबंध बनाने में एक और चीज, नाइट आउट बहुत पावरफुल टूल है। हम लोग सब लोग नाइट आउट के देन है। हमको याद है रात रात भर अलग जी के यहाँ बैठते थे, सील प्रियम के यहाँ रात रात भर बैठते थे, प्रदीप के यहाँ गप चलता था, कितना देर बैठ जाते थे। कभी राजीव मोहन सहाय के यहाँ बैठ जाते थे रात में देर रात तक है। कभी राजीव एंड पूनम आ जाते थे 12 बजे रात में। सतीश के यहाँ तो बोध गया जाते, कितना देर देर तक बैठे रह जाते। प्राणवेश जी के यहाँ रात में लौटते समय बताए कि पिताजी को कि चिकन बना के रखिएगा, खाना खा के। खाना खाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उनके साथ बैठना इम्पोर्टेंट। तो नाइट आउट तैयार करना, और उसी नाइट आउट के क्रम में उसको एक बड़ा विजन दे देना, क्योंकि जब तक उसके साथ रिलेशनशिप नहीं होगा आप विजन दे ही नहीं सकते। यू नीड टू गिव अ विजन बड़ा, कि 5 साल में कहां जा सकते। तो ये दूसरा स्टेप हुआ। पहला स्टेप क्या हुआ, आइडेंटिफाई, दूसरा हुआ रिलेशनशिप, और तीसरा लीडरशिप। धीरे धीरे उसको लीडरशिप देना, उसका एक डीपीआर बना, उसको सिखाइए प्लान ऐसे दिखाता है, इतना स्ट्रक्चर होगा, इतना ये होगा, इतना दिन में इतना पैसा आ सकता है। डीपीआर के माध्यम से 5 साल का उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दीजिए। और अगर आपने रिपोर्ट बना दिया तो धीरे 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 वो व्यक्ति चार्ज ले लेगा, और उसके नीचे उतर के आप काम करना शुरू। दैट इज कॉल्ड डेफ्ट ड्राइविंग। डेफ्ट ड्राइविंग जो व्यक्ति अच्छा से किया, समझ लीजिए उसका तो कल्याण ही कल्याण है। जो व्यक्ति अच्छे से डेफ्ट ड्राइविंग कर लिया, उसका तो बिजनेस कभी हिलेगा ही नहीं। माने आप इसको ऐसे समझिए देहाती भाषा में, कि अगर आप बोरिंग माने घर बना रहे हैं, पिलर डाल रहे हैं, पाइल फाउंडेशन, और एकदम नीचे नीचे जाके छड़ गिट्टी सीमेंट उसको धुरमुस किए जा रहे हैं, इतना धुरमुस कर रहे हैं साला एकदम बैठ गया है, तो इतना मजबूत पिलर पर आपका घर कभी हिलेगा नहीं। बिजनेस उसी का हिलता है जो डेफ्ट ड्राइविंग नहीं करता है। और डेफ्ट ड्राइविंग एकदम सेल्फलेस होना चाहिए। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, आपका अपलाइन अगर डेफ्ट ड्राइविंग कर रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भाव आपको हो जाता है कि आपको, अब मान लीजिए कि अगर हम अलख जी के नीचे उतर करके काम करना शुरू किए, अलख जी के मन में आ जाए कि सर काय के लिए उतर के काम कर रहे, हम तो कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब आप डेफ्ट ड्राइविंग के बात को समझ ही नहीं, आपने उस प्रिंसिपल को ही फ्लॉट कर दिया। सो इट इज ऑल अबाउट डेफ्ट ड्राइविंग। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। अब हम आते हैं एक शानदार विषय पर, और वो विषय है कि हम लोग 12 महीने, आप सब लोग को पता है कि हम लोगों ने मिशन गो प्लेटिनम की शुरुआत की थी। 2 बैच चल रहा है और शानदार सफलता हुई, अद्भुत हुआ। उसमें कुछ लोग छूट गए हैं, उसके लिए भी प्लान हम कर रहे हैं। बट इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि गो प्लेटिनम मिशन के कारण 3 चीज में अद्भुत वृद्धि हुई है, और ये लोग सहमत होंगे। मैं जिन जिन लोगों को देख रहा हूं, बहुत सारे लोग इसमें कनेक्टेड हैं, जिन लोगों ने मिशन गो प्लेटिनम किया है, तो वो इस चीज को जान रहे हैं। 3 चीज, क्या चीज हुआ मिशन गो प्लेटिनम में फायदा? पहला, उनका लेवल ऑफ नॉलेज बहुत बढ़ गया, खास करके 21 डेज कैप्सूल में 21 सीडी सुन लिया, एक पूरा किताब पढ़ लिया, 100 प्रोडक्ट के बारे में जान गया, कुछ मीटिंग्स अटेंड कर लिया, तो उसका 21 डेज कैप्सूल में जो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जानी थी वो चली गई। तो पहला, उसका नॉलेज का लेवल। दूसरा क्या हुआ, नॉलेज के लेवल बढ़ने के कारण उसका फेथ लेवल, उसका बिलीफ लेवल बहुत बढ़ गया। जिन लोगों ने किया है वो सहमत हो गए। राजीव एंड सोनी यहाँ बैठे हुए हैं, गुलशन में भी किया था, नीरज जी ने भी किया, जिन लोगों ने भी किया था उनका बहुत बढ़ गया। और तीसरी और अच्छी चीज, गो मिशन के कारण ज्वाइनिंग्स बहुत बढ़ गई और नए फ्रेंड्स बहुत।
उस बीच में चुनाव और फेस्टिवल का मौसम आया और थोड़ा सा उसमें मेरे लेवल पर या जो मिशन के ड्राइवर्स थे उसके लेवल पर थोड़ा मॉनिटरिंग में ढिलाई हुई है। तो हम लोगों ने एक नया प्लान कर दिया 6 महीना हो ही गया, 18 महीना में जाना था, तो अब हम लोग 12 महीना में उसको लेकर के जा रहे हैं। और देखिए ये स्लाइड, आप इस स्लाइड को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिशन गो प्लैटिनम इंप्रूव्ड। अब ये जो नया मिशन गो प्लैटिनम हम कर रहे हैं कोई नया नहीं है, इसको थोड़ा इंप्रूव कर दिया, इसको थोड़ा गौर से देख लीजिए। इस मिशन की शुरुआत 9 जनवरी से हुई। अभी तक जो मिशन के 2 बैच चल रहे हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा, यानी मिला दिया जाएगा, दोनों को एक दूसरे में मिला दिया जाएगा। इस मिशन में जो लीडर चयनित होंगे उनको 12 महीने के अंदर हम लोग प्लैटिनम लेके चले जाएंगे, ये कमिटमेंट है। और इस मिशन में लीडर्स का चयन प्लैटिनम या फाउंडर प्लैटिनम या एमरल्ड अपलाइन के द्वारा किया जाएगा। कौन लोग इसमें शामिल होंगे? पहले जो सितंबर 2021 से दिसंबर 2020 के बीच BFI स्ट्रक्चर से कम 9% जाएगा। कैसे 9% जाएगा? BFI मतलब आप जानते हैं 1200 PB होना चाहिए, जिसमें सबसे छोटा लेग जो थर्ड लेग है वो आपका 3% होना चाहिए। दूसरा, जो हर महीने, ये कुछ क्राइटेरिया है, सबको इसमें हम लोग अभी शामिल नहीं करेंगे, ये पहला बैच हम लोग शुरू करेंगे दोनों को मर्ज करके सितंबर से 9 जनवरी से 9 जनवरी 2022। दूसरा क्या है? जो हर महीने निर्विवाद रूप से 2 तारीख को कम से कम 100 PB करता हो और गुल्लक मॉडल पर रिटेल कर देता हो। गुल्लक मॉडल क्या आपको पता है? जो अपने वर्तमान स्थिति में सप्ताह में कम से कम 15 से 20 घंटे यानी लगभग 2 से 3 घंटा पर डे काम करने के लिए तैयार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन में हम शामिल कर दिए, अब आप काम कर ही नहीं रहे, अब आपके चलते मालूम हुआ मिशन का सारा गोल मटोल सब लटपटा गया। और जो महीने में कम से कम 2000 से 2500 रुपये खर्च करने के लिए तैयार। किस चीज में खर्च होगा? बुक्स लेने हैं, कुछ सीडीज होगा, कुछ ट्रेवल करना होगा, कुछ नाइट आउट करेंगे। जो प्रतिदिन 15 मिनट सीडी और 15 मिनट किताब पढ़ने के लिए तैयार हो और हर मीटिंग और ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, कोई एक्सक्यूज नहीं बना। और जो आदमी डिजिटल हो गया, जो अपलाइन मेंटर के साथ पूरी तरह अलाइंड हो, पूरे समर्पण में हो, जो कंप्लीट डिजिटल हो, जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग सीख गया, ऑनलाइन ऑर्डर सीख गया, जो मीटिंग सीख गया, ADR से ADS में कन्वर्सन सीख गया, और फाइनली जो खुद से प्लान और डेमो दिखाना सीख गया, फिजिकल भी और डिजिटल भी, वो जानता हो और उसके पास डेमो किट बन चुका हो। तो ये मिशन गो प्लैटिनम का इंप्रूव्ड वर्जन है जो हम लोग 9 जनवरी से शुरू करेंगे। इसका क्राइटेरिया हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग दिसंबर में BFI 9% नहीं जाएंगे उनको हम लोग छोड़ देंगे। ये पहला बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो लोग अभी नए आए हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो व्यक्ति पिछले महीने नवंबर में या अक्टूबर में या इवन सितंबर में 6% भी था, वो दिसंबर में पूरी ताकत झोंक दी और आप BFI से 9% देंगे। आप अपने अपलाइन को पकड़िए और बोलिए कि हमको जाना है 12 महीना में, हमको क्या करना पड़ेगा, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स। बात कीजिए, अपलाइन को धरिए कि भाई हमको जाना है, क्या करना है सो बोलिए, इतना प्लान हम दिखाएंगे, इतना डेमो करेंगे। इन केस नहीं हो पाया तो हम लोग यह बैच जो है क्राइटेरिया वही रखेंगे 12 महीना का, लेकिन BFI 9% से। तो अगला हम लोग करेंगे 9 अप्रैल से, दूसरा बैच 9 अप्रैल से शुरू। तो खैर उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इसी की चर्चा कर रहे हैं। मुझको पता है हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो अभी 6% पर भी है ना, 3% पर भी अगर पूरा मेहनत कर दे तो क्वालिफाई कर दे। इस क्राइटेरिया पर जो व्यक्ति आएगा तो 1 से 9 तारीख हम लोग उसको कस के पहले ट्रेनिंग देंगे। पिछले मिशन से इसमें थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन क्यों किए हैं? 3 अंतर हुआ है, 3 इंप्रूवमेंट हुआ। पहला इंप्रूवमेंट ये कि इस पूरे बैच की निगरानी सीधे मेरे द्वारा की जाएगी। कम से कम महीना में 3 मीटिंग इन लोगों का होगा मेरे द्वारा,
और कड़कड़ा के मीटिंग होगा, गर्दनिया पासपोर्ट लेके हो, कोई हिल डोल नहीं चलेगा, बुखार उतारा उतारी होगा और उसके अपलाइन का भी बुखार उतारा उतारी। दूसरा चीज, इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अपलाइन सुनिश्चित कर लें, जो इसमें नहीं आना चाहते हैं, कुछ प्लेटिनम या फाउंडर्स प्लेटिनम को लगता होगा हमारे पास समय नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उनके लिए अलग हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे। बट इसमें हम लोग दूसरा इंप्रूव वर्जन यही है कि इसमें क्राइटेरिया को हम लोग थोड़ा और स्टिफ कर, थोड़ा और कड़ा कर दिए। और तीसरा इंप्रूव वर्जन ये है कि 12 महीना में गारंटीड उसको प्लेटिनम जाना है, गारंटीड। इन लोगों के अपलाइन और इस पूरे मिशन में जो शामिल होंगे जितने लीडर्स, मिशन वॉरियर्स, उन लोग सीधे मेरे निगरानी में रहेंगे, मेरे मेंटरशिप में रहेंगे। वीक में 1 मीटिंग कम से कम होगी, महीना में 3 मीटिंग होगी, इसकी करेंगे। तो ये इंप्रूव वर्जन है, इसकी चर्चा कल हम लोगों ने सिल्वर अनअप में इस संबंध में बात भी किया था और हम लोगों ने उसकी चर्चा की। अब लास्ट लैप में 2-3 मिनट आपसे बात करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग को पता है कि नवंबर महीना थोड़ा चुनौती भरा था, जिन कारणों से भी चुनौती रहा, लेकिन चुनौती रहा। इस बिजनेस में जो ग्रोथ होता है ना, उस ग्रोथ के 3 आयाम हैं। अगर आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आपके 3 आयाम होने चाहिए। पहला, मोमेंटम। अगर मोमेंटम टूटा तो बड़े से बड़े टीम का हालत खराब होता है। आप इसको ऐसे समझिए, नीरज जी एफसीआई में है, बहुत सारे ट्रक वो देखते होंगे, ट्रक पे माल भरा गया, 4 नंबर में चल रहा है तो कितना लोड है ट्रकवा खींचिए देगा। लेकिन अगर वो ब्रेक मार दिया, रुक गया, तो फिर से 1 नंबर में लगा के टानने में उसका हालत खराब। लॉस ऑफ मोमेंटम is the most important reason in this business where people get stuck. लोग रुक जाते हैं लॉस ऑफ मोमेंटम के चलते। लॉस ऑफ मोमेंटम क्यों होता है? लॉस ऑफ मोमेंटम सिर्फ एक कारण से होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टालना। ये महीना छोड़ दिया है सर, अगला महीना पक्का 11,000 से नीचे एक कॉपी भी ना होगा। 1 तारीख के इसका 100% बैटरी चार्ज है, मोबाइल रात भर चार्ज में लगा दिए। 3 तारीख के बढ़िया क्लोजिंग ना हो लो, अपलाइन पूछ रहा है भाई आपका तो 3,000 होना था, अभी गड़बड़ा गया सब, थोड़ा इलेक्शन में काउंटिंग वुंटिंग में था, इन्होंने शादी ब्याह भोज उज खा, कोई चिंता नहीं कीजिए, 5 तारीख को एकदम हो जाएगा। 5 तारीख के गड़बड़ लो, थोड़ा गड़बड़ाया है सर लेकिन खींच देंगे, हो जाएगा। 15 तारीख हो बोलो, गड़बड़ा रहा है, 11,000 तो नहीं लेकिन सर 10,000 तो हो ही जाएगा। मोमेंटम छोड़ रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। 20 तारीख हो बोलो, 21% नहीं लेकिन 18 में तो कोई डाउट नहीं है। 20-21 तारीख हो लो, ये महीना छोड़ देते हैं सर, अगला महीना इस पर गड़बड़ा, अगला महीना पक्का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ लॉस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम छोड़ने का सबसे प्रमुख कारण। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप 3 को फोकस किया। मैंने कहा लक्ष्य किसका बनाना चाहिए? पैसे का। पहला लक्ष्य पैसे का। आप जब गोल बनाए तो अपलाइन को बोलिए कि सर हमको इस महीना में 1.25 लाख आना चाहिए। लक्ष्य पैसे का बनाइएगा तो वॉल्यूम, पिन और स्ट्रक्चर अपने आप हो जाए। अगर 1 लाख का आप लक्ष्य बनाए हैं 21%, तो बिना 6 लाख के तो होवे नहीं करेगा। तो आप छोड़ दिए क्यों? क्योंकि पिन का लक्ष्य था 21% लेकर के और अपर मुख्य सचिव बनना था, तो उससे तो होता नहीं है। लॉस ऑफ मोमेंटम का पहला कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन। दूसरा कारण, काम नहीं किया जाना। जैसे ही आप 1 हफ्ता बैठे, सूते, चाय पिए, पकौड़ी खाए, ठंडा का दिन आ रहा है, रेजाय में घुस गए, छुट्टी का दिन आ रहा दिसंबर, साली सरहज आ गई, साला के नया ब्याह हुआ है, साली आ गई, छोड़िए सम्मान करते निकले सर, पूछ रहे हैं बोले कर रहे हैं सर, डिजिटली कर रहे हैं, काम जाए 1 हफ्ता छोड़े कि आपका मोमेंटम लूज कर दे। इस बिजनेस में
सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसको रहना? आपको खुद। आप कब एक्साइटेड रहिएगा? जब आप काम कीजिएगा। जब आप काम कीजिएगा देह में गर्मी बनल रहता है, मोमेंटम नहीं टूटता है। दूसरा कारण है पर्सनल लॉस ऑफ वर्क, अपना काम नहीं करना। और तीसरा चीज अपलाइन से डीलिंग हो जाना। हम लोग अभी भी 10 दिन नहीं बात करते हैं प्रियंबा जी से, लगता है सारा कुछ हो ही नहीं रहा, सब गड़बड़ा गया क्या रे भाई? ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन लगता है। अक्सर लोग बोलेंगे 25 तारीख को ऑफलाइन से बातें नहीं करेगा, मुंह छुपावे लगे। अरे भैया आप बीमार हैं तो आपको ज्यादा जाना चाहिए ना डॉक्टर के यहाँ। आपका पिन छूट रहा है तो ज्यादा बात कीजिएगा। ऑफलाइन को मैंने आपको शोकआउट कर देगा कि नौकरी सस्पेंड कर देगा, प्रोसीडिंग चला देगा। काहे के लिए बेचैन है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा नहीं होगा। हमेशा याद रखना है इस बिजनेस क्रिकेट की तरह है, अंतिम बॉल तक चमत्कार होता है। तो ये लॉस ऑफ मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब लॉस ऑफ मोमेंटम निश्चित रूप से हुआ है, किन कारणों से हुआ है, लेकिन यहीं पर एक चीज हम आपको बता दें जिस पर हम मेन फोकस करना चाहते हैं। आज 11 से 12 सभी डायमंड्स का एमवे के साथ मीटिंग हुआ। उसमें नया एजुकेशन सिस्टम आ गया है। आप सबको बता दें, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की जगह पर अब एक नया इंप्रूव्ड बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा, जो एमवे और इंडिया के डायमंड्स मिलकर करेंगे। नाम उसका कुछ भी होगा, लेकिन वो बहुत पारदर्शी और बहुत शानदार होगा। फॉर्मेट वही होगा। तो आज चर्चा के क्रम में बताया गया कि नॉर्थ इंडिया में वॉल्यूम नवंबर में गिर गया, लेकिन साउथ इंडिया में वॉल्यूम बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि नॉर्थ इंडिया में रिटेलिंग को हम लोग भारी समझते हैं। अभी वो बिहारी आदमी रिटेल शब्द से भागेगा, बेचे पड़ता है, हर रोज बेचता है। एक आदमी ने हमको कहा कि सर आप साबुन तेल सुनते हैं बेचते हैं? बोले हाँ, लेकिन ईमान नहीं बेचते हैं। कुछ लोग ईमान बेच देता है। तो हम लोग रिटेलिंग को भारी बनाए थे, स्पॉन्सरिंग में बहुत मजा आ रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि स्पॉन्सरिंग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हमारा बिजनेस स्पॉन्सरिंग ओरिएंटेड। अब इस पर्व त्योहार के समय में स्पॉन्सरिंग तो कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम नीचे गिर गया। लेकिन इस पर्व त्योहार के मौसम में रिटेलिंग तो कभी नहीं कम होगा। दशहरा में, दिवाली में, छठ में तो प्रोडक्ट लोग ज्यादा लेगा। तो साउथ में कस्टमर बेस्ड बिजनेस लोगों ने किया तो उसका बिजनेस बढ़ गया। इसीलिए हम लोगों ने कहा सिग्रीगेट करिए। इस सिद्धांत को हम लोगों ने इसलिए प्रतिपादित किया है। सभी लोगों को एडीएस नहीं बनाना है, ये भूल नहीं करनी है। एक ग्लिस्टर मांगे आओ जोड़ रहे, लेकिन सभी लोग को कस्टमर बनाना है। और इसीलिए वो पैरामीटर दिए हैं कि 6% वाला आदमी 5 को ज्वाइनिंग करा दे, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात है कि वो 4 को कस्टमर 15% चला गया है, 10 को ज्वाइनिंग करा दे रहा है महीने में, लेकिन 50 भी नहीं बेच रहा है, चिंता का बात। इसको फोकस करने की। तो दोस्तों इस मोमेंटम को वापस लाने के लिए वही 3 काम करना है। पहला काम क्या करना है? फर्स्ट वीक क्लोजिंग। आज 2 तारीख है, अच्छी क्लोजिंग हुई है, लेकिन कल मेगा क्लोजिंग करना। जितने लोग हॉल में बैठे हुए हैं इनका 100 टीवी कल हो जाना चाहिए। जिनका हो गया है बहुत बढ़िया। 100 मतलब कोई 300 करे वाला 300 जो कर रहा है जो 300 करेगा, बट मिनिमम 100 टीवी बेंचमार्क उसको लीजिए और गुल्लक में लेके उसको बेच दीजिए पूरे महीने। गुल्लक मॉडल, दिस इज द फर्स्ट थिंग। बोलिए हाथ उठाइए, क्रिया खाना है। हाथ उठाइए, कौन कौन लोग कर रहे हैं? कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं। तो कल 100 टीवी सबका हो जाए। जिसका हो गया बहुत बढ़िया। मोमेंटम लाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी गुड, नाइस टू सी ऑल हैंड्स बीइंग रेज्ड। मोमेंटम लाने का दूसरा चीज स्वयं से प्लान दिखाना, स्वयं से प्लान दिखाना। और तीसरा मोमेंटम लाने का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गया है वो है 5 तारीख का अद्भुत टीम मीटिंग। यह अद्भुत टीम मीटिंग भूतो न भविष्य, और इसका पूरा प्रोग्राम चेंज कर दिया गया। टिकट का लफड़े खत्म हो गया, कंट्रीब्यूटरी हो गया। अब अलख जी को 20 तो पास दिया गया, लेकिन 20 पास पर वो 200 आदमी लाभ में तब भी बढ़िया, और 10 आदमी लाभ में तब भी बढ़िया। सतीश को 10 पास है, प्लेटिनम्स को 10 है, फाउंडर्स प्लेटिनम को 20 है, एमरल्ड को
को छोड़कर एमरेल्ड अजय प्रदीप को अलग से पास मिल जाएगा प्रियंका जी। तो इसमें जितने आदमी ला सकते हैं, प्रोस्पेक्ट, नए लीडर, सब फ्री। और ये अद्भुत होगा। 20-25 मिनट का प्लान होगा, उसके बाद 2 एमरल्ड स्पीकर, 2 डायमंड स्पीकर, प्रियंका जी, और रैली, रिकॉग्निशन, जितने लोग आप लोग क्वालिफाई सबका रिकॉग्निशन, फूल माला लाद दे, वो वापस ले आएंगे पुराना। तो ये मोमेंटम को वापस लाने का ये तीसरा और सबसे मजबूत तरीका है। दोस्तों, आज सब लोगों से 1.5 घंटे की बात हुई और बहुत शानदार बात हुई। मैं अंतिम 1-2 चीज बोल करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आप सब लोग अद्भुत। देखिए, एक चीज याद रखिए, ये आप वही थे जिन्होंने उसको किया है। आप वही हैं जो इसको करें। रामायण में इस बात की चर्चा है, महाभारत में भी इस बात की चर्चा है। जामवंत का क्या इंपॉर्टेंस था? जामवंत को हनुमान जी को याद दिलाना होता था कि हनुमान, तुम तो सर्वव्यापी हो, तुम तो इतने ताकतवर हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और जब उनको अपने शक्ति का भान हुआ तो हिमालय से जाकर के समूचे पहाड़े उठा के ले आए संजीवनी। तो अरे भैया, आप ही थे ना जो 10,000 पीवी गए थे, आप ही थे जो 20,000 पीवी गए, आप ही बच्चू जी थे जो 11,000 पीवी क्लोज किए, आप ही अलग जी थे जो 20,000 पीवी क्लोज किए, आप ही पूनम जी थी जो रूबी चली गई, आप ही सतीश जी तो प्लेटिनम गए, आप ही आस्तिक जी जो 10,000 पीवी किए, आप ही नीरज जी 2,500 पीवी किए, आप ही रीना जी 2,400 पीवी कर दिए, आप ही कृष्ण राम जी 2,400 पर गए थे, आप ही संजीव जी 9% गए थे, आप ही रणधीर जी 100 पीवी रिटेल कर देते थे, आप ही राजीव मोहन शाह 10,000 पीवी गए थे, आप ही प्राणवेश जी प्लेटिनम गए थे, आप ही प्रभु जी प्लेटिनम गए थे। तो सब तो आप ही है, आपको सिर्फ अपनी ताकत को याद करना है। आप ही 15% पल्लवी और परमानंद गए थे, अमित लाल 15% आप ही गए थे। तो ये सब तो आप ही है। पूजा 15% आप ही थे, कृष्णदेव अपने क्वालिफाई किए थे, जाकिर जी अपने 12% पर गए थे, आप लोग सब लोग हैं, रविशंकर शुक्ला अपने क्वालिफाई किए, मुकेश अपने क्वालिफाई। शक्ति तो आप में ही है, तो इस शक्ति को याद करने की जरूरत है। उसी तरह से महाभारत में भी कृष्ण ने वही याद दिलाया। कृष्ण को अर्जुन को कहा कि भाई, तुम्हारे गांडी में, तुम्हारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारे पास दिव्यास्त्र है, तुम्हारे पास तो वो ताकत है कि एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ दोगे तो समूचे ब्रह्मांड को नष्ट कर। लेकिन ये जो विश्वास है ना, जो ये फेथ है ना, वह इरोड होता है, इसका ह्रास होता है। इसलिए याद रखिए, एक बार मैंने चर्चा की थी, इस बिजनेस में विश्वास के 4 लेवल हैं और वो चारों लेवल ऊपर नीचे होते रहता है। घबराना नहीं है, विश्वास को बना के रखना है। विश्वास के 4 कौन से लेवल? मैंने एक बार चर्चा की थी, लेकिन आज फिर से चर्चा करना जरूरी है और 4 विंड की चर्चा हम करें। तो पहले हम 4 विंड की चर्चा कर देते हैं, विश्वास की चर्चा हम लोग बाद में करें। रिच डिवॉस ने किताब लिखी है सिंपली रिच, उसमें 4 विंड्स की चर्चा की। मैंने कई बार की, इसमें बहुत सारे नए लोग हैं, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कहता है कि जीवन में आप ये बिजनेस करिए, नहीं करिए, नौकरी कीजिए, आपके जीवन में 4 चीज का चक्र हमेशा चलता रहेगा। हिंदू धर्म शास्त्र में भी चर्चा इसकी है, मुस्लिम कुरान में भी चर्चा है और बाइबल में भी चर्चा है। वक्त का चर्चा, अच्छे समय का चर्चा। देखिए क्या होता है। पहले विंड का मतलब होता है हवा। पहला विंड को बोलते हैं नॉर्थ विंड। नॉर्थ का मतलब उतरंगवा हवा। नॉर्थ विंड जब चलता है जीवन में तो सब चीज नकारात्मक होगा। चलेगा उतरंगा तो देह में दर्द करे लगेगा, मन नहीं लगेगा, उजाड़ टाइप लगेगा, उदास लगेगा मन। इस बिजनेस में भी नॉर्थ विंड चलता है। कभी कभी नॉर्थ विंड चलेगा, प्लान दिखा रहा है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोई पीवी नहीं कर रहा है, दौड़ रहे हैं, मीटिंग बुक कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, रिटेलिंग नहीं हो रहा है। नॉर्थ विंड की खासियत यह है कि बहुत शॉर्ट रहता है, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। नॉर्थ विंड के बाद आता है कौन सा? ईस्ट विंड। ईस्ट विंड जो होता है
वह अपशकुन बताएगा पहले ही से, नहीं तो बिलाए रास्ता काट दिया। कहीं आप जा रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गया, प्रोडक्ट देने गए, वहां पर एगो तालाब एगो कबियाठ बैठल था कि ना ग्लिस्टर से मुंह धोया था हमारा नाना, तो उसका दांत निकल के मुंह पेट में चला गया। हम न्यूट्राइट डेली खाए थे तो हमको ठेस लग जाता है, एक से एक बोलने वाला है। सलमान ओमेगा खाए थे तो हमारा बाल उड़ गया, तो अपशकुन हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं? ईस्ट विंड। ऐसा होगा, आपको अपशकुन होने लगे। ये भी बहुत शॉर्ट पीरियड रहता है। तीसरा विंड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग साउथ विंड। साउथ विंड बड़ा धोखेबाज विंड होता है, धोखा देगा। लगेगा कि पानी नहीं पड़ रहा, बाहर निकलेगा साला पानी आ जाएगा, समंदर बिल्कुल शांत है, तूफान आ जाता है। ये जो साउथ विंड होता है, इसी में अक्सर नाविक जहाज डूब जाते हैं। गुलशन जी मुंबई में रहते हैं, इनको पता होगा, इसीलिए मौसम का पूर्वानुमान दिया जाता है। नॉर्थ विंड बड़ा डेंजरस होता है, समंदर शांत है, अचानक से तूफान है, धोखेबाज। इस बिजनेस में क्या होता है? बोले सर जानते हैं, एगो इतना तगड़ा आदमी को ज्वाइन कराए है ना, वो तो 21 साल में सर डायमंड चल जाएगा। बाप रे बाप, पूरा आदमी है सर, वो तो 1000 आदमी बुलाया कि यही महीना में ज्वाइन करा। तीसरा दिन मीटिंग बुक किया, वही भाग गया, फोन में ना उठावे तो। ये क्या था? नॉर्थ विंड था। चिंता नहीं करना, वैसा विंड चलता है, हो सकता है आपके विंड में चल रहा हो। आप जिस पर उम्मीद किए तो ऊपर विंड किया, आप सोचे थे कि तो 9% चल जाएगा, तो हम 12 चल जाएगा, वो 9 नहीं 0% पर। कोई टेंशन नहीं है, नॉर्थ विंड था वो। ये तीनों विंड जो है ना, पूरे साल में 1 महीना 1.5 महीना चलता है, 2 महीना चलता है बस। अच्छा, आप एक इसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझिए, आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपके जीवन में अच्छे दिन ज्यादा थे कि खराब दिन ज्यादा? आप सोच के देखिए, अच्छे दिन ज्यादा रहते हैं, खराब का दिन 2 4 10 दिन 15 दिन, अच्छा दिन ज्यादा रहता है। लेकिन अच्छा दिन को तो याद करता नहीं लोग, बुरे दिन को याद करते रहता है। तो ये जो 3 ठो विंड है, 3 ठो हवा है, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ विंड, इसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन आपके जीवन में आएगा ही, और एमवे बिजनेस में भी जरूर आएगा। चौथा विंड होता है वेस्ट विंड, पछुआ हवा। ये ज्यादा दिन तक चलता है और ये बहुत फेवरेबल विंड होता है। और ये जब चलता है तो जब लोगों को प्लान दिखाइएगा, लोग ज्वाइन करेगा, लीडर निकलते चला जाएगा, रिटेल करेगा, उसके नीचे ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो जाएगा, खटाखट टीम बनना शुरू हो जाएगा, टीम बदलने लगेगा, क्वालिफाई करने लगेगा, बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा, सब चीज अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब ये पछिया विंड चलता है ना, आदमी आलसी हो जाता है। तो ये रहा है, अब तो हम लीडर हो गए, अब तो हम प्लेटिनम हो गए, अब तो प्लान नहीं दिखाएंगे, अब हम मैनेजर हो गए हैं। तुम जाके प्लान दिखाओ, तुम जाके डेमो दिखाओ, हम सुतते हैं। कहा है हम तो प्लेटिनम हो गए, हम फाउंडर प्लेटिनम हो गए, अब हमको प्लान दिखाना नहीं है, हमको खाली भाषण देना है। यही गलती होती है, इस गलती को नहीं करना। तो ये चारों विंड आपका चलेगा, आप खुद फीलिएगा कब किसका कौन सा विंड चलता है, किसी को नहीं। अगर आपको लगे कि अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब वो विंड गड़बड़ है। ये जो तीनों विंड है ना, इस तीनों विंड से बचने का क्या उपाय है? तूफान में बचने का क्या उपाय? तूफान में बचने का उपाय सेफ, वर्क हार्ड, अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए। वो कभी एक किसी ने कहा था, बड़ी अच्छी बात और बड़ा प्रासंगिक है। एक बार क्या हुआ कि एक इलाके में सुखाड़ हो गया, और वो होता ये था कि मैंने कहता था कि शंकर जी डमरू जब बजावेंगे ना, तभी बरसात होगा। और शंकर भगवान बोल दिए कि अभी हम 1 साल डमरू नहीं करें। कुछ कुछ कारण से लेकर बिगड़ गए शंकर भगवान, औघड़दानी। अब उस इलाके का आदमी बड़ा दुखी हो गया कि शंकर भगवान तो बोले कि 1 साल डमरू नहीं बजाएंगे तो 1 साल तक पानी नहीं पड़े। तो सब आदमी अपना हल फाल लेकर के बैठ करके चुपचाप हो गया कि भाई साल भर पानी नहीं पड़ेगा तो खेत जोतने से क्या फायदा। एक आदमी था, वो हल जोत रहा था, उसको बोला कि थोड़ा पागल हो गए हो, जब साल भर पानी नहीं पड़ेगा तो हर काहे जोत रहे हो? बोला इसलिए नहीं जोत रहे हैं, अगर साल भर के बाद पानी पड़ा और हम साल भर हल नहीं जोते और हल जोतना हम भूल गए, तब क्या होगा? ये बतवा शंकर भगवान सुनिए। शंकर भगवान को पार्वती जी बोले कि सो हे भगवान, बात तो किसान ठीक बोल रहा है,
आप बोले हैं कि साल भर हम घंटी नहीं बजाएंगे, डमरू नहीं बजाएंगे, और अगर साल भर में आप डमरुए बजाना भुला गए तब तो शंकर भगवान को बड़ा टेंशन हुआ कि अरे साला तो ठीक है बोल रहा है भाई। वो निकाले डमरू बजाना शुरू किया, साला पानी पड़ेगा। तो अगर विंड गड़बड़ चल रहा है तो आप अपना डमरू बंद नहीं कर दिए हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा तो प्लानवे नहीं दिखा रहे, रिटेल नहीं हो रहा तो डेमवे नहीं कर रहे हैं, तो डमरुआ आप रखे हुए हैं। तो जब बढ़िया विंड चलेगा तो आपका तो डमरू भुला गए बजाना, तो फिर तो डमरू बजाते बजाते सीखते सीखते फिर वो वाला पार हो जाएगा। इसलिए डमरू बजाना नहीं छोड़ना है, डमरू बजाते जाइएगा होता चला जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको ये इसलिए कहा कि सामर्थ्य तो आप ही में, सामर्थ्य तो सब आप ही में। और कहते आज हम सुन रहे थे कपालभाति के विषय में एक रिसर्च आया है, पुनीत बिसेरिया करके एक बहुत योग गुरु हैं, उन्होंने कपालभाति पर एक रिसर्च किया। कहा कि साहब, अब उसको हम इससे रिलेट करते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप कपालभाति करते हैं, सांस को फेंकते हैं, उससे 92 तरह के फायदे होते हैं। जब आप फेंकते हैं तो आपके अंदर में जितना नैनो पार्टिकल्स, जो डस्ट जम गया है, छोटा छोटा नैनो पार्टिकल्स नाक के सहारे जो चला जाता है, जो बीमारियां पैदा करता है, उस सब को ठेल के बाहर कर देता है। तो सांस को तेजी से, पूरे स्पीड से, इस तरह से करने से सारा नैनो पार्टिकल फेंका जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं, सारी बीमारियां ठीक हो जाती। तो इस बिजनेस का कपालभाति क्या है? इस बिजनेस का कपालभाति प्लान दिखा। कितना बार आप प्लान दिखा रहे हैं, सारा नैनो पार्टिकल फेंका, एगो कने अब दिखा रहा है, डेमो दिखा रहा है, डेमो इतना बार धोकनी धूक रहे हैं ना, कपालभाति दे रहे हैं, इस साला आए भागवे करेगा, नैनो पार्टिकल रुकेगा कहां? जो ब्रेन में निगेटिविटी भरा हुआ है वो आपके प्लान और आपके डेमो रूपी कपालभाति से सब बाहर निकल। तो ताकत तो यही है, ईश्वर ने तो सब आप ही को दिया है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं। तो दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी बात खत्म कर रहा हूं और इस आह्वान को दोहरा रहा हूं। नंबर 1, 3 तारीख है, प्रण करना है, 100 पीवी लाना है और डिब्बा में बंद करना है, गुल्लक में, और क्रिया खाना है, माँ क्रिया, बाऊ क्रिया, बेटा क्रिया, ओकरा बेचिए दो भर महीना, ओकरा गुल्लक में पैसा रखिए दो, ओकरा केकरो नहीं देना है, मेहरारू को भी नहीं देना है। हस्बैंड लेगा तो मेहरारू माथा पीटेगी, और अगर मेहरारू ले लिए तो हस्बैंड माथा नोच ले, ओकरा बेच के रख देना है। नंबर 2, 5 तारीख को अद्भुत मीटिंग होगी, उसमें अपने प्रोस्पेक्ट और ग्रुप के साथ पहुंचिए। और नंबर 3, आज जितनी चीजें हमने बताई है दोस्तों, ये कपालभाति प्लान का, डेमो का कपालभाति करते जाना है। ये जो 4 विंड्स है ना, वो अपना रास्ता बदल देगा, वो अपनी दिशा बदल देगा, अपना रफ्तार बदल देगा, क्योंकि वीर के सामने सब लोग शस्त्र नतमस्तक हो जाते हैं। परिस्थिति के सामने वीर जो है ना, झुकता नहीं है। जो बहादुर होता है, जो कर्मयोगी होता है, जो पुरुषार्थी होता है, वो समय के रफ्तार को बदल देता है, वक्त के रफ्तार को बदल देता है, दिशाओं को घुमा देता है। तो ये सामर्थ्य भगवान ने आपने दी और आप ये कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोग का आह्वान करते हैं, इस महीने में BFI से 9% जाइए। आप अपने अपलाइन को बोलिए कि हमको 12 महीने प्लेटिनम गो प्लेटिनम मिशन में शामिल होना है। 31 तारीख को 1200 पीवी मिनिमम 3 लाख से क्वालिफाई करेंगे। अपलाइन का माथा पकड़ लीजिए, उसका बाल नोच लीजिए, हमको कैसे जाना आप बताइए, यू कैन डू इट, और क्वालिफाई करिए। मैं आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूं कि जो जनवरी से शुरुआत होगा, 31 दिसंबर जाते जाते इस मिशन में जो लोग शामिल होगा वो मिनिमम प्लेटिनम जाए। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। यह महीना हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग होगी और सबसे बड़ा बिजनेस। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।